रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। अरे रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। राजा राम, पतित पावन सीताराम। चलिए, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल पे। उम्मीद करते हैं जहाँ भी होगे स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो दोस्तों, फिर से आज हम लोग एक नए वीडियो में मिलने वाले हैं और आपको पता ही होगा कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं। पिछला वीडियो में आपको बता दिए थे, तो जो भी लोग नए होंगे वो थोड़ा पिछला वीडियो जा करके देख लीजिए कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं। उसमें सब कुछ बताया गया है। तो पिछला, इसे जस्ट पिछला वाला वीडियो, उसका जो थंबनेल होगा उस पर लिखा होगा हाउ टू सॉल्व नीट 2022 क्वेश्चन पेपर, ऐसे करके कुछ हेडिंग होगा और फुटबॉल ग्राउंड का वो सब इमेज वगैरह दिया होगा। इससे जस्ट पिछला वीडियो, अभी वीडियो तो बहुत ज़्यादा चैनल पे है नहीं, देयरफॉर आप आराम से खोज सकते हैं। तो पिछला वीडियो में ही हम बता दिए थे कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग नीट 2021 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। पूरा 50 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, मतलब 50 क्वेश्चन को नज़र से एक बार गुजारेंगे और हम लोग पकड़ेंगे कि किस क्वेश्चन को हम लोग को बनाना चाहिए और किस क्वेश्चन को नहीं बनाना चाहिए। उसमें आपको बताए थे हम कि तीन तरह से, मतलब स्टेप में हम लोग को अटेम्प्ट लेना चाहिए क्वेश्चन बनाने को। जो भी लोग नहीं देखे हैं पिछला वीडियो, जाकर पिछला वीडियो को प्लीज़ देख लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आज हमारा वीडियो किस थीम पे या किस फ्लो में चलने वाला है। बहुत डिटेल में समझाया हुआ है कि क्वेश्चन पेपर को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। तो एक बार देख लीजिएगा जो भी नए लोग होंगे, और जो बिल्कुल ही नए होंगे वो थोड़ा सा भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और थोड़ा सा अपने दोस्तों के बीच, जो भी हैं पढ़ने वाले, उनके बीच थोड़ा शेयर भी करिएगा। नया नया चैनल है, इस वजह से थोड़ा सा शेयर करना पड़ता है, बोलना पड़ता है। पुराना हो जाने के बाद तो ऑटोमेटिक ग्रो करता है, नए में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। सब्सक्राइबर तो बहुत कम है, लेकिन हमारा दोस्त वाचिंग टाइम इतना ज़बरदस्त आप लोग ने बनाया है, इतना भरपूर प्यार दिए हैं कि क्या बताएं। बहुत तगड़ा है वाचिंग टाइम। कभी आपको हम दिखाएंगे। मोबाइल से ही हम शूट करते हैं, देयरफॉर बहुत ज़्यादा मतलब दिखा नहीं पाएंगे। एक दूसरा मोबाइल से अगर होता तो हम स्क्रीन यहाँ पे ऐसे करके दिखा देते हैं, लेकिन ये मोबाइल से ही शूट हो रहा है। जिस मोबाइल से मतलब सब कुछ करते हैं, इसमें बढ़िया कैमरा है, और तो इस वजह से कैसे दिखाएं। नहीं तो स्क्रीनशॉट्स डालने का शायद डाला भी जा सकता है, तभी उतना आता भी नहीं है। खैर जो भी हो, तो यही कह रहे हैं कि वॉचिंग टाइम बहुत ज़बरदस्त है आप लोग का, बहुत ज़बरदस्त आपने बनाया है। यानी इस चैनल को बहुत ज़्यादा आप लोगों ने लगता है प्यार दिया है, तो उसी प्यार को थोड़ा कंटिन्यू करिएगा और अपने थोड़ा सा दोस्तों के बीच शेयर करिएगा। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कहीं भी शेयर कर सकते हैं, तो थोड़ा तेज़ी से ग्रो करेगा। तो फिर हम लोग थोड़ा डिजिटल बोर्ड की ओर भी मूव करेंगे। आपको बताए ही थे कि इस बोर्ड में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। नहीं, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ता है उस हिसाब से आदमी का दिमाग भी मतलब सेट होने लगता है। नहीं तो जीवन में तो यही चलता आ रहा था पुराने ज़माने से। अब ये भी क्या, इससे पहले तो वो चौक और बोर्ड वाला चलता था, नहीं, जो आज के डेट में लगभग विलुप्त हो गया है। तो उससे अपग्रेड होकर के जब ये आया था तो बहुत अच्छा, मतलब तहलका मच गया था मार्केट में कि पेन से लिखा जाएगा। हम लोग का बचपना याद है, हम लोग का ट्यूशन जो सर थे वो इस बोर्ड को लाए थे, तो हम लोग खूब इस पर लिखते थे। तो ये आ गया था बोर्ड। अब इसके जगह डिजिटल आ गया है, तो लगता है कि नहीं भाई, इसमें बहुत कमी है, डिजिटल में ये होना चाहिए। तो ऐसा होता है, ज़माने के साथ साथ अपग्रेड करना भी चाहिए। जैसे क्वेश्चन अगर रहता तो हम आराम से क्या करते कि अपना डिजिटल बोर्ड में 50 क्वेश्चन को 50 पेज पर सेव कर देते हैं।
50 क्वेश्चन को अलग अलग पेज पर सेव कर देते हैं और फिर बस यहाँ बटन रहता है, बटन यहाँ टिपते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 आ जाता है, उसको सॉल्व करते हैं या नहीं करते जो भी होता है, अगला टिपते नेक्स्ट, तो नेक्स्ट पेज आ जाता, मतलब सेकंड क्वेश्चन आ जाता, फिर उसको नेक्स्ट करते हैं तो फिर देखते हैं तीसरा क्वेश्चन आ जाता। तो काफ़ी आसानी होता, हमको काफ़ी आसान होता और समय भी बचता। वीडियो का जो लेंथ है वो एक घंटा, जो हमको लग रहा है 1 घंटा में बनेगा, तो हमको लग रहा है उसमें अगर बनाते तो आधा घंटा में हमारा हो जाता, आधा घंटा से 35 मिनट में हो जाता। बहुत कम समय, बहुत समय बचता है ना, इसमें क्वेश्चन को बोलना, लिखना, समझाना, बहुत कुछ हो जाता है। मिटाना, उसमें मिटाने का भी ज़रूरत नहीं है, सीधे नेक्स्ट करते जाइए। तो खैर जो भी हो, चलिए जब तक है तब तक इसी को हम लोग अपना सब कुछ मानते हुए आगे बढ़ते हैं। इसीलिए आप लोग को कह रहे हैं कि थोड़ा जल्दी से चैनल को ग्रो करा दीजिए, तो इसको हम लोग बहुत जल्द रिप्लेस करके डिजिटल बोर्ड ले आएंगे। डिजिटल बोर्ड में बोले ही हैं कि थोड़ा मोड़ा खर्च नहीं है भाई, बहुत तगड़ा खर्च पड़ता है। बता ही थे शायद एक वीडियो में कि मिनिमम जो है वो सब सेटअप कुटअप लगाने में 3 लाख से ऊपर लग जाएगा, तो खर्च है, काफ़ी खर्च है। तो इस वजह से जो भी हो, चलिए आप लोग का प्यार रहेगा तो 100% हम लोग करेंगे। चलिए, तो नीट का क्वेश्चन पेपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये हम डाउनलोड कर लिए हैं। आप लोग भी कोशिश करिएगा इसको डाउनलोड कर लेने के लिए, अगर नहीं होगा आपके पास तो, और अगर है तो कोई बात नहीं। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं P2 कोड को। कहोगे सर कोड अलग अलग होता है, तो बिल्कुल अलग अलग होता है, ताकि चोरी उरी ना कर पाए एक जगह का बैठा हुआ विद्यार्थी एग्जाम में, इस वजह से कोड अलग अलग होता है। कोड अलग का मतलब क्वेश्चन अलग नहीं होता है, क्वेश्चन तो वही रहता है, सीक्वेंस बदल दिया जाता है ना, ताकि सेम टू सेम रंगे नहीं सब। तो आप क्या करिएगा, P2 कोड को डाउनलोड कर लीजिएगा। जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं वो P2 कोड को डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि इसी के सीक्वेंस के हिसाब से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो गूगल पे एकदम इजीली अवेलेबल है, आप डायल के उस पर मतलब लिखिएगा गूगल पे जा करके कि नीट 2021 क्वेश्चन पेपर PDF कोड P2 ऐसे करके लिखिएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। बहुत सारा साइट पे दिया हुआ है, बहुत सारा कोचिंग के साइट पे भी है, ऐसे भी बहुत सारे इंडिविजुअल लोग डाले हुए हैं, तो कहीं से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए 50 क्वेश्चन को हम लोग नज़र से गुजारेंगे और आपको हम सॉल्व करके दिखाते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना चाहिए। और जो तरीका हम लोग अपनाएंगे इसी को भाई 2022 यानी अभी जो होने वाला है 1-2 महीने के बाद एग्ज़ाम, उसमें आपको अप्लाई करना है, क्योंकि 2021 का जो पैटर्न है उसी पैटर्न पे आएगा। आए या ना आए, कौन तक रहा कि मान लीजिए नहीं 2020 वाला पैटर्न पे आ जाए तो क्या दिक्कत है यार। पैटर्न अलग अलग का मतलब कुछ ऐसा थोड़े मेजर डिफरेंस आ जाता है। अरे क्वेश्चन 50 की जगह 45 पूछ देगा तो क्या दिक्कत है, बनाने का तरीका हमारा यही रहेगा, तो उस सबसे हमको घबराना नहीं है। ठीक है, आपको बताए ही थे कि 3 स्टेप में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पिछला वीडियो देखिएगा तो उसमें यहाँ पे बताए थे कि 3 तरह से विद्यार्थी जो होता है वो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो लास्ट तरीका था, तीसरा तरीका, तो वो हम कहे थे कि सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि भाई वो जो है वो एक तरह से हैंडल छोड़ के चलाने वाला है। नहीं, ये जो पहला वाला था वो भाई थोड़ा नौसिखवा था कि अभी साइकिल चलाना सीख ही रहा है या गाड़ी चलाना सीख ही रहा है। सेकंड वाला जो है वो ठीक ठाक हो गया है, रोड पे चलाने लायक, हाईवे पे चलाने लायक हो गया है। और तीसरा वाला तो राजा है, कुछ भी एकदम मतलब इधर उधर लहरिया कट सब कट लेकर के चला सकता है, मतलब एकदम उड़नबाज है जिसको कहा जाए। तो चलिए, तो तीसरा तरीका हम लोग अपनाने वाले हैं जिसमें हम लोग को बहुत कम समय लगता है क्वेश्चन बनाने में। तो पहला हम लोग उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेंगे जो हमारा सबसे कम समय ले, लेस टाइम टेकिंग क्वेश्चन, लेस टाइम टेकिंग क्वेश्चन। वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो एकदम से कम समय ले। उसमें बताए थे कि 30 सेकंड के अंदर सॉल्व होने वाला क्वेश्चन, वैसा क्वेश्चन को हम लोग फर्स्ट में अटेम्प्ट लेंगे। शुरुआत का 15-20 मिनट जो क्वेश्चन का है, मतलब समय जो हम लोग देंगे वो वैसे क्वेश्चन पे देंगे जो एकदम कम से कम समय खाए आपका। 30 सेकंड के अंदर बन के रंगा जाना चाहिए, 30 सेकंड के अंदर क्वेश्चन बन के OMR शीट रंगा जाना चाहिए, वैसे क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट लेंगे। इजी और टफ से मतलब नहीं है, समय कम लगना चाहिए। चलिए, सब समझाए हुए हैं पिछले वीडियो में। दूसरा में हम लोग वही जो थोड़ा समय लेगा, मतलब आधा मिनट से ऊपर ले सकता है, मतलब इजी और मीडियम टाइप का क्वेश्चन लेंगे। और सबसे लास्ट में भाई गोला लगा कर रखेंगे टफ वाला को, और उसको फिर हम लोग लास्ट में अटेम्प्ट लेंगे, जिसमें हो सकता है कि 1 मिनट भी लग जाए या 1 मिनट से ज़्यादा भी लग सकता है किसी क्वेश्चन में, तो वैसे क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट लेंगे। तो ये सब तरीका हम आपको बताए हुए हैं। तो फिलहाल हम लोग इस वीडियो में जो है वो इस पे हम लोग कोशिश करेंगे रहने का।
ज़्यादातर। ऐसे एक आध क्वेश्चन बना लेंगे इधर कभी मिल जाए तो, लेकिन हम लोग मोस्टली कोशिश करेंगे कि ये वाला करने का, कि कैसे हम क्वेश्चन को पिकअप करें, कि कौन सा क्वेश्चन जो है एकदम लेस टाइम टेकिंग होने वाला है। और उसी के आधार पे आप 2022 का देखिएगा या 2020 का सॉल्व करके देखिएगा, बिल्कुल आपको मिलेगा। ऐसे आप लोग कहिएगा तो 2020 भी हम सॉल्व करेंगे, उससे पहले भी कर सकते हैं, मतलब 2019 का। जैसा आप लोग का रिएक्शन होगा वैसे हिसाब से काम किया जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट के रिएक्शन से ही टीचर जो है वो आगे बढ़ते हैं। हाँ, और इसमें एक और बता दें कि जो इजी, मीडियम और टफ है, ये अलग अलग स्टूडेंट के लिए अलग अलग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मान लो आप कोई SHM पढ़ा ही नहीं और SHM का एकदम सिंपल सा सवाल है, मान लो इसमें एक सिंपल का सवाल आया भी है, तो अगर कोई पढ़ा ही नहीं है तो भाई उसको तो वो टफ लग गया, जो कि बनना चाहिए 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड में। बिल्कुल इसमें जो सवाल आया है वो 1 ही 2 सेकंड का है, तो उसको होना चाहिए एकदम यहाँ पे, लेकिन उसके लिए क्या हो जाएगा, टफ क्वेश्चन में आ जाएगा। तो ये डिपेंड भी करता है कि कैसा मतलब तैयारी है और कैसा स्टूडेंट है, अलग अलग के लिए अलग अलग होता है। लेकिन हम लोग एक जो जनरल स्टूडेंट है, जो कि ठीक ठाक पढ़ते हैं, मतलब तैयारी के लायक है, एग्जाम देने के लायक है, उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे हमको क्वेश्चन को पिकअप करना चाहिए शुरुआत का 15-20 मिनट में। आपको बताए थे कि कम से कम 10-12 को फिजिक्स और 10-12 को केमिस्ट्री आपका 15 मिनट के अंदर बन के रंगा जाना चाहिए, और ऐसा क्वेश्चन होता है, इसी वजह से तो ऐसा हम लोग कर रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन होता है जो देखने के साथ टिक लगे, पेन चलाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, या पढ़ा भी तो 1 से 2 लाइन, उससे ज़्यादा नहीं। ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल होता है, हर साल होता है, और कई सारा क्वेश्चन होता है। आप देखिएगा हम कई को क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लास्ट में हम लोग काउंटिंग भी करेंगे। तो चलिए ज़्यादा गपशप ना देते हुए हम लोग अपना कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। एक बार थोड़ा कैमरा को देख लें, क्योंकि कैमरा बार बार गड़बड़ हो जाता है, तो सही चल रहा है कि नहीं। हाँ, देखने से तो लग रहा है कि सब कुछ सही जा रहा है क्योंकि इसको शूट किए थे तो एक बार गड़बड़ हो गया था। कई बार गड़बड़ हो जाता है भाई, टेक्नोलॉजी है ना, डिजिटल चीज़ है, कभी लाइट कम हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी थोड़ा कैमरा घूम गया तो थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है, तो बहुत सारा दिक्कत होता है। चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि डायमेंशन बताना है E/G का, जहाँ पे E जो है वो एनर्जी है और G जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इसका बताइए डायमेंशन क्या होगा। तो भाई एक तो तरीका है कि आप E का डायमेंशन लिख दीजिए, mL2T-2 होता है, और G का डायमेंशन लिख लीजिए, अगर याद है तो, नहीं याद है तो निकाल लीजिए, F बराबर Gm1m2/r² से, और वहाँ से लिख करके जो कटेगा काटिए, उसके बाद आंसर को निकाल लीजिए और मैच कर लीजिए। तो हमको लग रहा है इसमें 30 सेकंड या उससे ज़्यादा लग सकता है, लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर एक और तरीका से बनाएं तो काफ़ी कम समय में बन जाएगा। देखो कैसे, क्या करो, E को G के टर्म में लिख लो। G नहीं लग रहा, थोड़ा टफ वाला है, इसका डायमेंशन लंबा चौड़ा हो सकता है, तो क्या करो कि E को G के टर्म में लिख लो। तो क्या होगा, ऊपर से G या नीचे से G कट जाएगा, तुरंत बन जाएगा सवाल। या एक काम करो, G को ही E के टर्म में लिख लो, G को ही E के टर्म में लिखो, मैंने किसी एक को दूसरे के टर्म में लिख लो, तो एक ऑटोमेटिक कट जाएगा। कहना क्या चाह रहे हैं ये देखो, मान लो हम लोग E को G के टर्म में लिख लिए, कैसे, तो E है एनर्जी, एनर्जी को हम लोग लिख सकते हैं -Gm1m2/r², नहीं यही फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। तो E के जगह ये लिख लिए, और G तो भाई नीचे में है ही। अब देखो G से G क्या हो गया, कट गया, जो टफ लग रहा था उसी को हम लोग क्या कर दिए, गायब कर दिए, बच गया ये। इसका डायमेंशन लिख लो, m1m2 का क्या हो जाएगा, m², और ये जो है वो r² है, r² ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, l। अच्छा, यहाँ पे जो है वो डायमेंशन जो होता है वो r होता है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, तो Gm1m2/r होता है, नीचे में एगो r होता है, डिस्टेंस होता है, तो ये हो जाएगा l का पावर -1, और भाई t कुछ नहीं है तो 0 हो जाएगा। मिला लो आंसर, ऑप्शन नंबर 2। तो भाई ये अगर तरीका अपनाओगे तो तुरंत बनने वाला है सवाल। अगर ये तरीका अपनाओगे तो हो सकता है 30 सेकंड ले ले। बहुत इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है, लेकिन उसमें भी अलग अलग तरीका होता है बनाने का। एक तरीका जो जनरल होता है कि भाई इसका डायमेंशन लिखिए, इसका डायमेंशन लिखिए, फिर काट कूट करके बनाइए, और दूसरा तरीका है कि भाई ई को ही जी के टर्म में लिख दिया, जी को ही उड़ा दिए, ऑटोमेटिक तुरंत सॉल्व हो जाएगा। तो ये है सवाल। चलिए, तो ये ऑप्शन नंबर 2 है। एकदम P2 कोड डाउनलोड कर लीजिए भाई, नहीं डाउनलोड करिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हम क्या बोलने वाले हैं, क्योंकि 50 क्वेश्चन को लिखना और बनाना, समझ रहे हो, अगर क्वेश्चन को हम लिख लिख के बनाएं तो हमको लग रहा है वीडियो 3 घंटा में चल जाएगा, और उतना ना आप देखिएगा और ना हम उतना बना पाएंगे। कितना लिखेंगे भाई, कितना मिटाएंगे, बार बार वीडियो को पॉज करना पड़ेगा।
चलिए दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि देखने के साथ ही हमको समझ में आ जा रहा है कि ये क्वेश्चन जो है वो फिलहाल बनाने लायक नहीं है। मतलब जो हम लोग फर्स्ट अटेम्प्ट लेने वाले हैं उसमें ये बनाने लायक नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारा भाई LCR सर्किट दिया हुआ है और कुछ कुछ पूछ रहा है, इम्पीडेंस के बारे में पूछ रहा है, तो हम समझ गए कि कैलकुलेशन कराएगा। देयरफॉर इसको हम लोग छोड़ देंगे। हो सकता है कि बहुत कम समय में भी बन जाए, लेकिन देखने से लग रहा है कि ये समय 30 सेकंड से ज़्यादा ले सकता है। देयरफॉर हम लोग अभी छोड़ देंगे। तीसरा नंबर में देखें तो कह रहा है कि एक भाई सिंपल हार्मोनिक मोशन है, फ्रीक्वेंसी n है, तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या फ्रीक्वेंसी होगा। तो भाई तुरंत एकदम पकड़ लेंगे। हम लोग को ग्राफ पढ़ाया गया है कि पोटेंशियल एनर्जी और इसका डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, तो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ याद करो कैसा होता था। नहीं, टी टाइम पीरियड, ये t/2 है, ये 0 है। और दोस्तों जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका ग्राफ पढ़ाया गया होगा कुछ ऐसा। नहीं ये था डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, और ये भी है दोस्तों टाइम वर्सेस पोटेंशियल एनर्जी का। तो देखो तो ये टी टाइम में एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है, और ये टी टाइम में, उसी टी टाइम में कितना हो रहा है, ये 2 साइकिल कंप्लीट कर ले रहा है। तो अगर इसका फ्रीक्वेंसी n है, डिस्प्लेसमेंट का फ्रीक्वेंसी n है, तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या फ्रीक्वेंसी होगा, 2n हो जाएगा। जितना देर में ये एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है उतना देर में पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, 2 साइकिल कंप्लीट कर ले रहा है। तो वही क्वेश्चन में कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट का यदि फ्रीक्वेंसी n है तो पोटेंशियल एनर्जी का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 2n होगा। कहने मतलब इसका 2 गुना होगा। अगर ये n है तो ये 2n होगा, अगर ये 2n होता तो ये 4n होता, ये 3n होता तो ये 6n होता। कहने का मतलब इसका 2 टाइम्स होगा। तो ऑटोमेटिक इसका आंसर होने जा रहा है 3। तुरंत टिक लगाएंगे और बढ़ेंगे। ये सब हमको बताने में समय लग रहा है दोस्त। कहोगे कि सर अभी तो 30 सेकंड में नहीं कर रहे हैं, तो दोस्त ये सब लिखने में बनाने में समय लग रहा है। एग्जाम दोगे तो थोड़े तुम इसका डायग्राम बनाओगे और ये सब करोगे, ये तो ऑटोमेटिक दिमाग में सेट है। सीधे ये सब सवाल कितना देर में बनने वाला है, 5 सेकंड में रंगा जाएगा। 5-7 सेकंड में क्वेश्चन रंगा जाएगा पढ़ करके। कुछ लोग एकदम नए होंगे, अभी उतना प्रैक्टिस नहीं किए होंगे, तो उनको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि सर 5 सेकंड 7 सेकंड कर रहे हैं। करके देखो यार, हो जाता है। हम लोग को भी लगता था कि यार 5 सेकंड में कैसे हमारे गुरुजी कर रहे हैं, लेकिन हो जाता है। आप केवल 10 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके तो देखो, 8-10 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे होता है। चौथा नंबर सवाल देखिए। चौथा नंबर में कह रहा है कि भाई एक ग्राफ खींचना है। ग्राफ का क्वेश्चन तो बनाना ही बनाना एकदम चाहिए, एकदम जनरली एकदम ये होता है कि ग्राफ का क्वेश्चन इजी होगा, क्योंकि नीट का एग्जाम है ना दोस्तों। नीट और जेईई मेन जो होता है वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछता है सवाल। देयरफॉर इसका ग्राफ या कोई भी क्वेश्चन जो होता है एकदम चांस रहता है कि बनेगा ही बनेगा। एडवांस जो है वो थोड़ा सा उलझा सकता है आपको, लेकिन नीट वगैरह उलझाएगा नहीं आपको। तो हमको ग्राफ ही देख करके ही समझ में आ गया। कह रहा है कि एक करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट आई जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड बताइए डिस्टेंस r के साथ। तो ये करंट कैरिंग कह रहा है वायर है। कहोगे सर वायर है, ये वायर कैसे है, ये तो सर्किल बना दिए। तो दोस्तों मान लो ये पेन वायर है, तो इसको ऐसे काट दिए और सामने से देख रहे हैं, पेन को काट के सामने से देख रहे हैं, उसका ये डायग्राम बनाया हुआ है। तो कह रहा है कि इसी के साथ बताइए यहाँ पे अंदर में बाहर में P1 पॉइंट पे P2 पॉइंट पे क्या होगा, R के साथ बताना है। यानी मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ आपको खींचना है दोस्तों, B का ग्राफ खींचना है डिस्टेंस R से। तो ग्राफ हम चारों देखें, जो लोग इसको पढ़े क्या होंगे, ये तो 100% पढ़ाया ही जाता है। तो जो भी देखेंगे वो तुरंत इसको टिक लगाएं कि ऑप्शन नंबर 4 होने वाला है। एकदम जहाँ भी आप पढ़े होंगे पढ़ाया ही गया होगा। ये मतलब क्या बताइए, छोड़ने का सवाल ही नहीं होता है। लेकिन जो लोग भी अगर नहीं पढ़े होंगे मान लो, उनके लिए हम बता दें कि पहला ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा दिया हुआ है, दूसरा ग्राफ जो है वो दोस्तों कुछ ऐसा दिया हुआ है, तीसरा ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन ऐसे दिया हुआ है, और चौथा ग्राफ जो है वो दोस्तों कुछ देर स्ट्रेट लाइन और उसके बाद ऐसे गिरता हुआ ग्राफ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा। तो ये हो जाएगा। तो इसे यही 4 ऑप्शन था, यही चौथा नंबर ऑप्शन है और यही आंसर है। जो भी लोग पढ़े होंगे खटाक से टिक लगाएंगे और 5-7 सेकंड के अंदर रंग देंगे। लेकिन जो लोग नहीं पढ़े हैं उसके लिए बता दें कि देखो तो इसका दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ है ना, B वर्सेस R का ग्राफ है, B वर्सेस R का ग्राफ है। तो एक बात बताइए, तो ये 3 जो मतलब ऑप्शन है A, B और C, या कहो 1, 2, 3 ऑप्शन है, इसमें देखो तो लगातार मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है दोस्तों, बढ़ता ही जा रहा है। इसमें भी क्या हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। इसमें भी क्या हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। कभी ऐसा होता है क्या कि किसी चीज़ से दूर जाने पे उसका वैल्यू बढ़ता ही जाए, हमेशा बढ़ता ही जाए, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है।
अब प्रकृति का ही ये रूल है कि कोई भी अगर चीज़ है उससे आप दूर जाइएगा तो उसका इफेक्ट जो है वो घटना चालू हो जाता है। हर जगह, ये पढ़ाई लिखाई में नहीं है, हर जगह लागू है। समाज में देख लो, कहीं भी देख लो, आप किसी आदमी के ही अगर नज़दीक रहिएगा तो उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहता है। आप उससे अलग होइए ना, धीरे धीरे बातचीत भी कम होने लगता है, धीरे धीरे याद आना भी कम होने लगता है। अपना दोस्त के बारे में ही सोच सकते हैं। तो सबके साथ लागू है, तो इस पे ज़्यादा भी हम डिस्कस नहीं करेंगे वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। तो कुछ बात तो बोला ही जा सकता है। तो प्रकृति का रूल है भाई कि किसी सिस्टम से अगर दूर जाइएगा तो उसका इफेक्ट घटेगा। यहाँ देखो तो इफेक्ट लगातार बढ़ता ही जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता ही जा रहा है डिस्टेंस के साथ, नहीं हो सकता है। यहाँ भी बढ़ता ही जा रहा है, यहाँ भी बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ पर देखो तो कुछ देर बढ़ा, उसके बाद घटना चालू हुआ, ये ग्राफ संभव है। और वही यहाँ भी होता भी है, जैसे जैसे यहाँ से दूर जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड बढ़ना चालू होता है और यहाँ पे आके मैक्सिमम हो जाता है और उसके बाद यहाँ पे फिर इधर से इधर में घटने लगता है। तो वही ग्राफ दिया गया है। तो देखो, इसको बताने में हमको 4-5 मिनट या जो भी लगा समय लग गया। अगर हमको पढ़ना मतलब टिक लगाना होता, अगर हमको एग्ज़ाम देना होता तो ये सब हम थोड़े ग्राफ बनाते, रंगते, समझाते, ऐसे थोड़े, सीधे ऑप्शन नंबर 4 को रंग देते। ये सवाल जो है कितना लगता है, क्वेश्चन पढ़ के रंगने में हमको लग रहा है 20 सेकंड 25 सेकंड के अंदर बनने वाला था। चलिए 5वां नंबर देखिए। 5वां नंबर में कह रहा है कि भाई न्यूक्लियस है और हम समझ गए कि बाइंडिंग एनर्जी टाइप का कुछ पूछ रहा है, कैलकुलेशन करा सकता है नहीं, तो हम समझ गए कि इसको फिलहाल छोड़ दिया जाए। देखने के साथ ही ये नहीं बनने वाला है, लिखना पड़ेगा, 1-2 लाइन लिखना पड़ेगा, छोड़ दिए। 6ठा में आ गई है, कह रहा है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, एरिया ए है, डिस्टेंस डी है, तो एनर्जी बताना है, एनर्जी बताना है। 6ठा नंबर क्वेश्चन में आपको पढ़ाया गया होगा एनर्जी डेंसिटी के बारे में, नहीं, एनर्जी डेंसिटी के बारे में पढ़ाया गया होगा। क्या, हाफ एप्सिलॉन नॉट और ई स्क्वायर, इसका फॉर्मूला पढ़ाया गया होगा। और आपको पता है कि एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग बोलते हैं दोस्तों, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को बोलते हैं। और हमको एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यानी एनर्जी डेंसिटी नहीं पूछा है, सिर्फ एनर्जी के बारे में पूछा है, तो वॉल्यूम को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, एनर्जी कितना निकल के आ जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या हो जाएगा दोस्तों, एक कैपेसिटर है, इसका वॉल्यूम बताइए था कितना हो जाएगा, एरिया ए है, दोनों के बीच का दूरी डी है, तो एरिया ए हो गया प्लेट का एरिया ए और दोनों के बीच का दूरी डी, यानी ए इंटू डी जो होगा वो इसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो भाई इंटू ए इंटू डी, देख लो ऑप्शन नंबर 4, चौथा नंबर ऑप्शन हो गया, बहुत जल्दी बनेगा। 7वां नंबर सवाल देखिए। 7 नंबर में कह रहा है कि फोटोन है, फोटोन को गिराया जा रहा है, मोनोक्रोमेटिक लाइट है, वेवलेंथ ये है और पावर डिलीवर्ड ऐसा कुछ दिया गया है। तो फोटोन का संख्या पूछ रहा है। देखने के साथ ही समझ में आ गया कि दोस्तों ये कैलकुलेशन कराएगा, नहीं, एच का मान भी दिया हुआ है तो ये गुना भाग कराएगा, कैलकुलेशन कराएगा, है बहुत इजी क्वेश्चन। आपको फॉर्मूला ही पढ़ाया गया होगा कि जो फोटोन का संख्या होता है उसको हम लोग किससे निकालते हैं, पी लैम्डा बाई एच सी से निकालते हैं। मॉडर्न फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चैप्टर में बताया गया होगा, तो वहाँ से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर 30 सेकंड के अंदर कर सकते हैं तो करिए, लेकिन हम अगर रहते तो भाई इसको हम लोग फिलहाल छोड़ते हैं, सेकेंड अटेम्प्ट में इसको लेते, यहाँ पे लेते, फिलहाल इसको हम छोड़ के आगे बढ़ जा रहे हैं। 8वां नंबर में कह रहा है कि पोलर मॉलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स, कौन होते हैं, तो नाम से क्लियर है भाई, पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल्स का मतलब हो गया पोल पाया जाता हो, पोल पाया जाता हो मतलब पॉजिटिव पोल निगेटिव पोल, और जहाँ भी पॉजिटिव निगेटिव पोल होगा वहाँ पे डाइपोल मूवमेंट का जिक्र होगा। तो भाई ऑप्शन पहला में ही मिल जा रहा है कि हैविंग ए परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, पहला ही ऑप्शन सही है भाई। दूसरा कह रहा है कि हैविंग जीरो डाइपोल मूवमेंट, ना 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 ना, पहला ऑप्शन ही सही है, तो चौथा, दूसरा तीसरा चौथा पढ़ने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तुमको पता है कि नीट का एग्जाम में जो होता है वो एक ही ऑप्शन सही होता है। एडवांस में एक से ज़्यादा वाला भी सही आता है, लेकिन नीट में एक ही सही होता है। तो अगर ऑप्शन 1 नंबर सही है या 2 नंबर सही है तो आगे देखने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए आपको। तो ये एक्सपीरियंस थोड़ा सा बना लीजिएगा। कह तो रहे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए, अपने से सॉल्व करिए, नहीं तो टेस्ट सीरीज पकड़ लीजिए किसी कोचिंग का। अब जो भी नीट देने वाले हैं 2022 में, वो भाई बिल्कुल ही क्वेश्चन को बनाइए, मतलब चैप्टर वाइज नहीं, क्या करना है, क्वेश्चन पेपर निकलवा लेना है PDF के रूप में और उसको सॉल्व करना है। अब या फिर घर बैठ के ऐसा करिए, और नहीं तो किसी मतलब कोचिंग का उसका टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, नाम नहीं बताएंगे हम,
ये मत सोचिए कि सर नाम भी बता दीजिए किस कोचिंग का, आप अपने से पता लगा लीजिए अगल बगल में जो भी बढ़िया होंगे, ये आजकल तो ऑनलाइन हो ही गया है, तो जो भी दोस्त हैं जो भी ढंग से पढ़ते लिखते हैं उनसे थोड़ा पता लगा लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए, ज़्यादा फ़ायदा होता है। और नहीं तो भाई अपने से भी कर सकते हैं, PDF के रूप में डाउनलोड कर लीजिए 10 पेपर को पिछला, और उसको 2-3 बार बनाइए। 2-3 बार में, एक बार बनाओगे तो काफ़ी कॉन्फिडेंस आ जाएगा, 2 बार में तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और 3 बार में तो नैया पार हो जाएगा। चलिए 9 नंबर में कह रहा है कि हाफ लाइफ रेडियो एक्टिविटी 100 आवर है, तो 150 आवर के बाद कुछ कुछ हम समझ गए कि ये 2 स्टेप में काम होगा। एक बार 100 आवर के लिए लिखना होगा, एक बार 150 आवर के लिए लिखना होगा, फिर सॉल्व करना होगा जो भी वो पूछ रहा हो। देखने के साथ ही समझ में आ जाता है ये सब क्वेश्चन। हम जान रहे हैं कि भाई इसको यहाँ बनाएंगे हम नहीं। फिर अगला कह रहा है कि 10 नंबर एक कैपेसिटर है, C है, AC सोर्स से लगाया गया, V जो पोटेंशियल दिया गया है, V0 sin ओमेगा टी, डिस्प्लेसमेंट करंट। बहुत सब ईजी सवाल, बहुत ईजी सवाल। कोई भी करंट क्या होता है, dq/dt से लिखते हैं नहीं। और दोस्तों कैपेसिटर पे चार्ज कितना होता है, Q बराबर CV होता है। ठीक, C जो है वो कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल लो। तो चलो अभी नहीं निकालते हैं। V का मान दिया हुआ है V0 sin ओमेगा टी, यही ना है V0 sin ओमेगा टी, चलो डिवाइडेड बाई dt। अब देखो C कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा, V0 कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा, तो C V0, ये हो जाएगा d sin ओमेगा टी बाई dt। साइन का बताओ तो डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कॉस होता है, और ओमेगा भी बाहर आ जाएगा, तो C V0 ओमेगा, और ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। ऑप्शन नंबर 2 बहुत जल्द सॉल्व होने वाला है। ये क्वेश्चन हमको लिख के बनाना पड़ रहा है ना, तुम अगर थोड़ा सा भी बोल तो रहे, सब एक्सपीरियंस का खेल है, 2-3 बार बनाओगे समझ में आ जाएगा। ये सब लिखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, मन में ही समझ आएगा कि I बराबर dq/dt है, dq हो जाएगा C भी, तो C एक बाहर आएगा, V0 भी बाहर आएगा, यहाँ से डिफ्रेंसिएशन होगा तो ओमेगा भी बाहर आएगा, तो C V0 ओमेगा यहाँ होना चाहिए, साइन का हो जाना चाहिए कॉस। फटाक से ऑप्शन देख लेंगे, पकड़ में आ जाएगा। कॉस का कै गो ऑप्शन है, 2 गो ऑप्शन है, 2 और 3, और 2 और 3 में भी ओमेगा C एगो को नीचे कर दिया है 3 नंबर में, तब समझेगा कि नीचे वाला नहीं होगा, गुना में होना चाहिए यहाँ पे, तो ऑटोमेटिक टिक लगा लेंगे। चलिए 10 गो हो गया सवाल, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा पानी ले लें, मिट नहीं रहा सही से, और थोड़ा सा कैमरा को भी देख लेते हैं सही काम कर रहा कि नहीं कर रहा है। चलिए देखने से तो लग रहा है कि सही काम कर रहा है फिलहाल। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल। 11 नंबर में कह रहा है कि भाई स्क्रू गेज है, मेन स्केल रीडिंग जो है वो 0 mm है, सर्कुलर स्केल 52 है। समझ गए कि भाई कुछ कुछ कैलकुलेशन करा सकता है, हो सकता है बहुत इजी हो, लेकिन भाई थोड़ा सा हमको लग रहा है कि हो सकता है, तो ज़्यादा अगर हम लोग सोचेंगे नहीं, यहाँ पे हम लोग ज़्यादा सोचेंगे नहीं, सोचने पे समय नहीं व्यतीत करेंगे। समय हम लोग को कहाँ बिताना है, यहाँ और यहाँ, वहाँ समय नहीं बिताना है। ज़रा सा भी शौक हो उसको छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे फिलहाल। तो हम लोग 11 को छोड़ के आगे बढ़ जा रहे हैं। हो सकता है कि इजी हो, लेकिन देख रहे हैं डिवीजन है, सर्कुलर स्केल पे ये है वो है कर रहा है, छोड़ दिया जाए। 12 पे आते हैं। 12 में भी देख रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। इस बार कई बार पूछा भी जा चुका है। कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इस पर भाई एक लाइट को इंसिडेंट कराया गया यहाँ परपेंडिकुलरली 90 डिग्री पे, ये 60 डिग्री का है और ये 90 डिग्री है। तो कह रहा है कि और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो √3 है। बाहर का कुछ नहीं बोल रहा था, 1 ले लेंगे, एयर है या वैक्यूम जो भी कहो, तो ये है। तो लाइट यहाँ से आएगा, परपेंडिकुलर हुआ तो भाई मुड़े उड़ेगा नहीं, सीधे क्या होगा, इस सरफेस पे आ जाएगा क्या। ठीक, चलिए लाइट मुड़ा नहीं, सीधे इस सरफेस पे आ गया। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे भाई एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, और उसके बाद क्या होगा, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में आ रहा है, रेयरर मीडियम में आ रहा है तो नॉर्मल से क्या होगा, दूर भागेगा नहीं। तो यही आपसे एंगल पूछ रहा है, एंगल ऑफ इमर्जेंस के बारे में या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में पूछ रहा है। तो कुछ नहीं, जहाँ पे भी कुछ पूछ रहा हो वहीं पे स्नेल्स लॉ लगा दो। तो इस यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा दो। स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि जिधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उधर का ही एंगल, तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है तो इधर का ही एंगल लेंगे। एंगल कौन वाला लेते हैं, ये वाला, हमेशा याद रहे नॉर्मल से एंगल लिया जाता है। तो अगर ये 60 है तो ये हो जाएगा 30, और अगर ये 30 है और ये 90 है तो ये एंगल हो जाएगा 60, और ये 60 है तो फिर ये एंगल हो जाएगा 30 नहीं। तो नॉर्मल के साथ एंगल लेते हैं, और साइन वाला तो साइन 30 डिग्री। इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और इधर का एंगल साइन E या साइन R जो लिखो।
साइन 30 डिग्री हो जाएगा दोस्तों 1/2, तो √3/2, √3/2 कितना मान होता है 60 डिग्री का होता है। देख लेंगे आंसर 60 डिग्री ऑप्शन नंबर 2 में है। काफ़ी कम समय में, ये सब डायग्राम बनाने का जरूरत नहीं है, सीधे हम लोग ये इक्वेशन लिखेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो सीधे ये इक्वेशन लिखेंगे। ये इक्वेशन लिखते के साथ ही हमको समझ में आएगा कि 60 डिग्री है। 30 सेकंड के अंदर बन जाएगा सवाल। चलिए, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ कि नहीं कमेंट करिएगा, जो भी लोग देख रहे हैं बताइएगा। यहाँ तो रिफ्रैक्शन हो रहा है, दिख रहा है यहाँ पे इस सरफेस पे, यहाँ पे बताइएगा तो रिफ्रैक्शन हुआ है कि नहीं। देखते हैं आप लोग कैसे पढ़े हैं। और वहाँ क्या स्नेल्स लॉ वैलिड है, स्नेल्स लॉ लगेगा वहाँ पे, ये थोड़ा बताइएगा, कमेंट करिएगा जो भी लोग देख रहे हैं। चलिए 13 नंबर सवाल देखते हैं। 13 नंबर में कह रहा है कि बनेगा कि नहीं, कम समय में बनेगा या नहीं वो देख रहे हैं। पोटेंशियोमीटर है ये 36 है, 36 है। अरे बहुत ईजी पे पूछ दिया है। पोटेंशियोमीटर में एक फॉर्मूला होता है E1/E2 बराबर L2/L1, L1/L2, L1/L2 ये होता है। कुछ लोग जाई भी पड़ता है, जाई 1/जाई 2। तो कह रहा है कि अगर हम लोग 1.5 वोल्ट का बैटरी लेते हैं तो भाई यहाँ पे जो है वो कितना बैलेंसिंग लेंथ मिलता है 36 सेंटीमीटर मिलता है। तो कह रहा है कि अगर 2.5 वोल्ट का ले तो पक्का है कि 36 से ज़्यादा आएगा। तो 36 से ज़्यादा देखो 3 ऑप्शन है, 1, 2 और 4, और सब आसे पास है, देयरफॉर बनाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा L2। सॉल्व कर लो। कौन कह रहा है सेंटीमीटर में लिख रहे हैं सर, ऐसा यूनिट नहीं ले रहे हैं, तो भाई इसका सेंटीमीटर कट ही जाएगा, लेने की ज़रूरत ही नहीं है। नहीं, चलिए तो 5 से 5 दिया 15, 5 से 5 25, 3 से ये कट जाएगा 12 बार में, तो ये इधर जाएगा 12 × 5 = 60 आंसर। 60 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 है। तो ये भी कितना देर में बनने वाला सवाल है, 30 सेकंड के अंदर बनने वाला सवाल है। बन के रंगा जाएगा भाई, 30 सेकंड में बन के रंगा जाएगा। 14 नंबर में कह रहा है कि एक पार्टिकल है S हाइट से गिराया गया और सर्टेन हाइट काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। एक इक्वेशन हमको लिखना पड़ जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि द हाइट ऑफ द, समझ गए कि भाई दो चीज़ पूछ रहा है, समय ले सकता है, देयरफॉर इसको छोड़ेंगे। ऑप्शन से देखो तो एलिमिनेट हो पा रहा है। ऑप्शन में पूछ रहा है कि द हाइट, तो S/4 वाला 3 ऑप्शन है, S/2 वाला एक ही ऑप्शन है। तो हो सकता है कि अगर S/2 वाला आंसर होता आगे बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, 2 चीज़ पूछ दिया है ना। तो अगर S/2 वाला आंसर हो गया तो वो नहीं बनाना पड़ेगा आगे, लेकिन इसमें तो चेक करना पड़ेगा बना के। अच्छा, उसका दूसरा ऑप्शन में देखो डायमेंशन सबका अलग अलग है, तो पूछ क्या रहा था, द हाइट फ्रॉम द सरफेस एंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। तो स्पीड क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में होना चाहिए, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड कट जाएगा, ये नहीं होगा आंसर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड कट जाएगा, ये भी नहीं होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे आंसर तो 2 मिल जा रहा है भाई। देखो क्या पूछ रहा है कि द हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट द इंस्टेंट आर रेस्पेक्टिवली। तो वेलोसिटी के बारे में पूछ रहा है ना, स्पीड के बारे में पूछ रहा है। तो स्पीड का डायमेंशन क्या होना चाहिए, मीटर पर सेकंड होना चाहिए, यानी LT-1 होना चाहिए। तो √GS जो भी है, जिसमें भी √ है, उसका डायमेंशन निकाल के देखो तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर में से, अच्छा S जो है वो मीटर है ना, डिस्प्लेसमेंट है। तो ऑप्शन नंबर 1 में भी डायमेंशन सही है, 3 में भी सही है और 4 में भी सही है। देयरफॉर नहीं पकड़ा रहा है, हमको लगा पकड़ा जाएगा, नहीं हो रहा है, बनाना पड़ेगा। देयरफॉर इसको अभी हम लोग छोड़ देंगे। चलिए 15 नंबर सवाल इसी तरह से भाई चेक करना है, बोल रहे हैं ना, 2-3 बार बनाओगे ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि कौन सा बनाना चाहिए कौन नहीं बनाना चाहिए। 15 नंबर में कह रहा है कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं, वही नेट रेजिस्टेंस को, या जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसको कहा जाता है। ऑफ ए पैरेलल कनेक्शन ऑफ द 4 वायर ऑफ इक्वल लेंथ एरिया, ये मटेरियल, ये समझ गए कि भाई रेजिस्टेंस सेम है, इतना है। कह रहा है कि भाई 4 रजिस्टर है, ठीक है, 4 रजिस्टर है और चारों जो है वो दोस्तों कुछ इस तरह से जुड़ा हुआ है, पैरेलल में जुड़ा हुआ है। अब डायग्राम देखो जल्दी में सही नहीं बन रहा है, नहीं तो डायग्राम तो हम बनाने में माहिर हैं, ठीक है। ये मत समझना कि डायग्राम जैसे तैसे थी कर रहे हैं, डायग्राम के लिए हम बहुत माहिर हैं, बढ़िया से बनाएंगे तो बहुत सुंदर बनाते हैं। तो जो भी हो, कह रहा है कि जो आर इफेक्टिव है या जो नेट है, जो भी तुम पढ़ थे जो भी बताया गया होगा नाम, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो इसका 0.25 है,
इसका मतलब क्या है, ये R/4 है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा कितना, R/4। इसका मान दिया हुआ है 0.25, कहने का मतलब R का मान दिया हुआ है 1 ओम दिया हुआ है। तो कह रहा है कि अगर इसी चारों को हम लोग सीरीज में जोड़ दें, ऐसे ऐसे सीरीज में जोड़ दें, तो बताइए कितना इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा। तो 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, सीरीज में क्या होता है, सीधा सीधा जुड़ जाता है, तो 4 ओम आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। तुरंत बनने वाला सवाल, ये मुंह में करने वाला है, डायग्राम बना के नहीं करने वाला है, मुंह में बना करके रंगने वाला सवाल है, 15 सेकेंड में बनने वाला सवाल है। चलिए 16 नंबर देखे, कह रहा है वाटर फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 60 सेंटीमीटर एट द रेट इतना इतना, एनर्जी 10% लॉस। समझ गए कि भाई ये पावर का इक्वेशन लिखाएगा, 90% बचेगा, कुछ कुछ कैलकुलेशन कराएगा। देयरफॉर इसको अभी हम लोग टाटा बाय बाय करेंगे, नेक्स्ट बार में बनाएंगे। इजी क्वेश्चन है लेकिन नेक्स्ट बार में इसको बनाएंगे। चलिए 17 नंबर देखें, इनफाइनाइटली लॉन्ग 5 एम्पियर है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है 10 का पावर 5 मीटर पर सेकंड से, दूरी 20 सेंटीमीटर है, और पूछ रहा है कि कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रॉन। समझ गए कि ये भी समय लेगा नहीं, F = Q × V×B पे ये पूछा है सवाल। तो भाई वायर के वजह से फील्ड भी वहाँ लिखना होगा, कुछ कुछ करना पड़ेगा। हम समझ गए कि ये 30 सेकंड से ज़्यादा लेगा, 1 आध मिनट ये ले सकता है सवाल। देयरफॉर इसको हम लोग नहीं करेंगे फिलहाल। 18 में कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। ए जीनो डायोड इज कनेक्टेड इन रिवर्स बायस्ड व्हेन यूज्ड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। सही बात है, जीनो डायोड को हम लोग अगर रिवर्स बायस में यूज करते हैं फॉर वोल्टेज जनरेटर के लिए, रेगुलेटर के लिए, वोल्टेज को कम बेसी करने के लिए। चलिए, और पोटेंशियल बैरियर 0.1 से 0.3 ना 0.7 तक हो जाता है, तो बी ऑप्शन गलत हो गया। तो गलत हो गया तो ऑप्शन नंबर कितना दिख रहा है, 4 दिख रहा है। ए इज करेक्ट एंड बी इज इनकरेक्ट। 18 हो गया। 19 में कह रहा है कि एक स्प्रिंग है, स्ट्रेस्ड है 5 सेंटीमीटर से, फोर्स है 10 न्यूटन का, तो फिर 2 kg मास ऑसिलेशन। समझ गया कि भाई ये कुछ कुछ कैलकुलेशन करा सकता है। और देखो ऑप्शन भी देखो काफ़ी नज़दीक दिया हुआ है, नहीं ऑप्शन भी काफ़ी नज़दीक है, तो कैलकुलेशन भी हम करेंगे तो रफ कैलकुलेशन करने से काम नहीं चलने वाला है, बड़ा बारीकी से देखना पड़ेगा। 0.1 भी इधर उधर होगा तो गड़बड़ा जाएगा। और देख रहे हो 6 to 8 वाला 3 ऑप्शन है, तो हमको लग रहा है इसी तीनों ऑप्शन में होगा, तभी एग्जामिनर इतना दिमाग लगाया है 0.1 में। हो सकता है कि चौथा ऑप्शन भी हो, लेकिन हमको ज़्यादा चांस लग रहा है कि 1, 2 और 3 ऑप्शन में ही इसका आंसर है, क्योंकि इतना दिमाग क्यों लगाया है वो। ठीक है, चलिए छोड़िए इसको फिलहाल। 20 नंबर में कह रहा है कि द इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इन एन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज सेम एज होल कंसंट्रेशन इन पी टाइप। सही बात है, एन एक्सटर्नल फील्ड हो, एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर रहा है। कंपेयर द करंट, तो भाई वो बराबर वाला नहीं होगा, करंट इन एन टाइप बराबर करंट इन पी टाइप, वो नहीं होगा। एन टाइप में ज़्यादा होगा, करंट इन एन टाइप इज ग्रेटर देन करंट इन पी टाइप। ठीक है, तो क्योंकि क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जो मतलब मोबिलिटी होता है वो ज़्यादा होता है विथ रिस्पेक्ट टू ये, तो क्या हुआ अभी नहीं। चलिए क्या था, करंट इन एन टाइप इज ग्रेटर देन करंट इन पी टाइप हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मोबिलिटी है वो ज़्यादा होता है। तो चलिए ऑप्शन नंबर ये 4 हो गया। 21 नंबर का, 21 नंबर में कह रहा है कि एक डाइपोल है, और डाइपोल को क्या किया गया है, रखा गया है किस में, इलेक्ट्रिक फील्ड में। डाइपोल को जो है वो दोस्तों किस में रखा गया है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। और पूछ रहा है कि फोर्स वगैरह के बारे में। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम है वो कुछ इस तरह का दिया गया है, तो देखने से ही लग रहा है कि भाई ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक पॉइंट चार्ज की वजह से है, नहीं उसी वजह से इस तरह से होता है। और यहाँ पे एक डाइपोल को रख दिया गया है, यहाँ पे एक डाइपोल को रख दिया गया है, और ये जो है वो है पॉजिटिव चार्ज और ये है निगेटिव चार्ज। और पूछ रहा है कि इस पर फोर्स किधर की ओर लगेगा। तो बताओ तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसकी वजह से होगा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से होगा। पॉजिटिव चार्ज से ही ना बाहर की ओर होता है, रेडियली आउटवर्ड होता है। तो पॉजिटिव चार्ज पे है वो किधर लगेगा, फोर्स इधर की ओर लगेगा। पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। निगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इस चार्ज पे इधर की ओर फोर्स लगाएगा और इस चार्ज पे इधर की ओर फोर्स लगाएगा। लेकिन क्या होगा, ये वाला फोर्स बड़ा होगा ना, क्योंकि दूरी क्या है, कम है, और ये दूरी क्या हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है, देयरफॉर फोर्स घट जाएगा। अगर ये 10 न्यूटन का है तो भाई ये जो है वो 8 न्यूटन का होगा। कहने का मतलब नेट जो है वो 2 न्यूटन का इधर की ओर लगेगा, राइट की ओर। तो भाई ये जो डाइपोल है वो किधर की ओर मूव करेगा, राइट की ओर।
ऑप्शन देख लो किस में है, राइट राइट राइट। ऑप्शन नंबर 1 और 2 में राइट दिख रहा है। चलिए, और बगल में फिर पूछ दिया पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताइए। तो हम जानते हैं कि ये यूनिवर्स का जो भी सिस्टम है, जो भी यूनिवर्स बना है, उसमें क्या होता है, हमेशा पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करता है। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमेशा डिक्रीज करता है किसी भी सिस्टम का, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करने से क्या होता है, स्टेबिलिटी बढ़ता है। तो कोई भी चीज़ क्या होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। तो भाई पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा। ये प्रकृति का रूल है। जैसे प्रकृति किसको फॉलो करता है, एनर्जी कंजर्वेशन को भी फॉलो करता है कि एनर्जी जो है वो हमेशा कंजर्व होता है। ऐसे आगे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा मास प्लस एनर्जी का कंजर्वेशन ज़्यादा वैलिड है, या आपको मॉडर्न फिजिक्स में ही मिल जाएगा। तो जो भी है, कहने का मतलब है कि प्रकृति का कुछ रूल है, जैसे F बराबर m है, इस रूल को प्रकृति पालन करता है। उसी तरह से एनर्जी कंजर्वेशन को भी प्रकृति पालन करता है। उसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, इसको भी प्रकृति पालन करता है कि किसी भी सिस्टम को अगर छोड़ दिया जाए तो ऑटोमेटिक स्वतः उसका पोटेंशियल एनर्जी घटता है, या घटता, जिधर घटेगा उधर की ओर वो बढ़ता है, उस डायरेक्शन में वो मूव करेगा, उस डायरेक्शन की ओर जाना पसंद करेगा जिधर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, घटेगा। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी घटने से क्या होता है, स्टेबिलिटी बढ़ता है। बहुत कुछ बोला जा सकता है, छोड़ा जाए, ज़्यादा बोलेंगे तो समय खाएगा। 22 नंबर सवाल में कह रहा है कि भाई एक लेंस है, समझ गए कि भाई ये जो है कैलकुलेशन कराएगा, देखने के साथ समझ में आ जाता है नहीं। लेंस है, उसके बाद कुछ कुछ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, फोकल लेंथ ये वो कुछ कुछ कह रहा है, समझिए कैलकुलेशन कराएगा। फिलहाल छोड़ के आगे बढ़ेंगे। 23 नंबर देखा जाए। 23 नंबर में कह रहा है कि एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ ही जितना, तो 4 टाइम्स अगर रेडियस हो जाए तो कितना। एकदम इजी सवाल, जिसको भी ये फॉर्मूला याद होगा कि एस्केप वेलोसिटी जो होता है वो होता है √2gm/r होता है। नहीं, जी जो है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m जो है वो मास ऑफ द प्लेनेट है, और r जो है वो रेडियस है। तो ये कह रहा है, तो कह रहा है क्या कि द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अनदर प्लेनेट, एक दूसरे प्लेनेट का, हैविंग रेडियस 4 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ एंड सेम मास डेंसिटी, सेम मास नहीं, मास डेंसिटी सेम कह रहा है। तो एक फॉर्मूला और आपको पढ़ाया गया होगा मास डेंसिटी वाला, नहीं अगर पढ़ाया गया होगा तो इसको तुम कन्वर्ट कर सकते हो। इसी मास को तुम क्या लिख सकते हो, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई 4/3 पाई आर क्यू लिख सकते हो। और यहाँ आर से एक आर कट के ये हो जाएगा 2, तो क्या निकल के आ जाएगा 2g इंटू रो, और ये हो जाएगा 4/3, कहाँ गया 4/3 पाई आर स्क्वायर। कहने का मतलब निकल के आ जाएगा कितना, 4 दूनी 8/3 जी रो पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये निकल के आ जाएगा। तो ये आपको अगर पढ़ाया गया होगा तो तुरंत बनेगा, नहीं पढ़ाया गया होगा तो तुरंत इसको कन्वर्ट कर लो। अब कह रहा है कि सेम मास डेंसिटी, तो ये तो खैर कांस्टेंट ही रहेगा, ये कांस्टेंट ही रहेगा, इसको भी कांस्टेंट कर दिया, और ये तो कांस्टेंट है ही, बच गया आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब क्या है, आर है, रूट से निकाल दो इसको, मत कहने का मतलब ये आर है। ये जो है वो भी जो है वो क्या है, प्रोपोर्शन है किसके, आर के प्रोपोर्शन है। तो अगर जो है वो 4 गुना अगर रेडियस हो जाए तो भाई एस्केप वेलोसिटी भी क्या होगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। तो भाई ऑप्शन नंबर क्या हो गया, 1 हो गया। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 टिक लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। हो सकता है कि ये 30 सेकंड से थोड़ा ज़्यादा ले सकता है, मे बी, तो डिपेंड करता है कि अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो तुरंत बनाइए, नहीं याद है तो यहाँ पे अटैम्प्ट ले लीजिए इसको, तो डिपेंड करता है। इसलिए बोले कि अलग अलग विद्यार्थी के लिए अलग अलग होता है। तो आपका जैसा तैयारी है और जैसा आपका एक्सपीरियंस है, हैंडल छोड़ के चला रहे हैं, कौन तो कर रहा है सर, एक आँख बंद करके भी चलाने का तरीका होता है, नहीं एक्सीडेंट हो जाएगा भाई, इसलिए आंख बंद करके नहीं चलाना है, हैंडल छोड़ के चला सकते हो। चलो थोड़ा कैमरा देख लें, कैमरा तो सही काम कर रहा है। चलिए 23 के बाद अगला देखते हैं। 24 नंबर कह रहा है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, कुछ कुछ कह रहा है, डायग्राम देखने, मैंने क्वेश्चन देखने से ही हमको लग रहा है कि भाई ये समय ले सकता है। ऑप्शन देख रहे हो कितना खतरनाक खतरनाक दिया हुआ है, देयरफॉर फिलहाल छोड़ेंगे। 25 नंबर में कह रहा है कि लेंस है और उसका एपर्चर जो है वो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का बेस्ट सूटेड कैसा कैसा होना चाहिए। तो भाई जितना ज़्यादा बड़ा एपर्चर होगा उतना बढ़िया होगा। जैसे मिरर का ही बात करें तो छोटा मिरर बढ़िया होता है कि बड़ा मिरर होता है, बड़ा वाला ज़्यादा बढ़िया होता है। नहीं सैलून वैलून में जाते होगे तो देखते होगे बड़ा बड़ा रहता है, कितना बढ़िया लगता है देखने में। कहने का मतलब मिरर अगर बड़ा होगा तो ज़्यादा रेज ऑफ लाइट उस पर टकराएगा, देयरफॉर ज़्यादा आपकी आंखों में आएगा, देयरफॉर आपका जो इमेज है उतना बढ़िया, उतना ब्राइट बनेगा, उतना अच्छा बनेगा।
छोटा मिरर होगा तो कम उस पर रेज गिरेगा, देयरफॉर कम आपके आंख पे आएगा, देयरफॉर आपका इमेज जो होगा वो थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी का नहीं बनेगा, कम बनेगा। वही हाल भाई एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में भी है। जितना बड़ा एपर्चर होगा, ये एपर्चर जितना बड़ा होगा उतना बढ़िया है। तो ऑप्शन देखते जाओ। ए लार्ज एपर्चर कंट्रीब्यूट्स टू क्वालिटी एंड विजिबिलिटी ऑफ द इमेज। सही बात है, जितना बढ़िया एपर्चर होगा उतना क्वालिटी बढ़िया होगा, विजिबिलिटी बढ़िया होगा। ए लार्ज एरिया ऑफ द ऑब्जेक्टिव इंश्योर्स बेटर लाइट गैदरिंग पावर। तो सही बात है, वही ऑप्शन को घुमा के लिखा हुआ है कि जितना बड़ा होगा उतना गैदरिंग पावर या ऑब्जॉर्बिंग पावर या जो भी होगा रिफ्लेक्टिंग पावर ये सब ज़्यादा होगा, देयरफॉर आंख पे अच्छा इमेज बनेगा। तीसरा कह रहा है कि लार्ज अपर्चर प्रोवाइड्स बेटर रेजोल्यूशन, वही बात को फिर घुमा के लिखा हुआ है। ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है, चौथा नंबर। चलिए 26 का सवाल, 26 नंबर कह रहा है कि टू चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस r1 एंड r2 आर कनेक्टेड बाय वायर देन द रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। कह रहा है कि भाई दो को, कितना नंबर है, 26 नंबर सवाल है। कह रहा है कि दो कंडक्टर है और दोनों कंडक्टर को क्या किया गया है, इसको जोड़ दिया गया है एक कंडक्टिंग वायर से। तो दोनों पे बताना है। इसका रेडियस जो है वो दोस्तों r1 है और इसका जो रेडियस है वो r2 है। और आपसे कहा जा रहा है कि सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 का वैल्यू बताना है। तो कुछ नहीं, आपको पता होगा। इसको अगर बना सकते हो तो बनाओ, नहीं तो यहाँ पे बनाना इजी मीडियम में। अगर तुरंत कर सकते हो तो करो। देखो करके दिखा देते हैं। किसी भी कंडक्टर को वायर से अगर जोड़ दोगे कंडक्टिंग वायर से, तो दोनों का क्या हो जाएगा, पोटेंशियल बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब V1 बराबर V2 हो जाएगा। V1 लिखिए, कैसे लिखेंगे, तो के क्यू बाई आर। के को नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि के कट जाएगा। तो क्यू बाई आर, यहाँ भी क्यू बाई आर। चलिए, अब क्यू के टर्म में नहीं दिया हुआ है हमको, मास डेंसिटी बोले चार्ज डेंसिटी के बारे में पूछ रहा है, तो तुरंत इसको हम लोग चार्ज डेंसिटी में कन्वर्ट कर देंगे। Q1 का क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 इंटू 4 पाई R1 स्क्वायर। तो 4 पाई को भी नहीं लिखेंगे मूर्खों, 4 पाई को भी नहीं लिखेंगे क्योंकि जान रहे कट जाएगा, डिवाइडेड बाई R1। उसी तरह से यहाँ सिग्मा 2 R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई R2, R2 R1 R1 R2 गया। तो सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 क्या हो गया, R2 बाई R1 हो गया, ये इधर जाएगा। तो सिग्मा 1 डिवाइडेड बाई सिग्मा 2 जो होगा वो R2 बाई R1 हो जाएगा। तुरंत ऑप्शन देखेंगे, R2 बाई R1, ऑप्शन नंबर 3। तो काफ़ी जल्दी बन जाएगा अगर थोड़ा सा धैर्य रखोगे तो। चलिए, तो ऑप्शन नंबर 3 हो गया। 27 नंबर देखो, 27 नंबर में कह रहा है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। बाप रे, देखने से तो लग रहा है कि समय ले सकता है। तो कह रहा है कि डायरेक्शन बताइए। तो डायरेक्शन हम जानते हैं कि E क्रॉस B से निकलता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस, वही क्रॉस प्रोडक्ट वाला, गुना नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट मल्टी, और जो भी है उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड E क्रॉस B से आपको क्या निकलेगा, डायरेक्शन निकलेगा। किसका, लाइट का या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। तो इसमें करना पड़ेगा हमको लग रहा है कैलकुलेशन। 27 में हमको लग रहा है कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा। इसको छोड़ के आगे बढ़ा जाए क्या, क्योंकि दोनों को क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट कर करके देखना होगा। E क्रॉस B का जो डायरेक्शन होता है, E क्रॉस B का जो डायरेक्शन होता है वही कह रहा है निकालिए, यही ना C का डायरेक्शन होता है। तो कह रहा है कि ये जो है वो X डायरेक्शन में है। कहने का मतलब ये I कैप आना चाहिए, ये I कैप आना चाहिए, I कैप 2 I कैप 3 I कैप जो भी हो, कहने का मतलब I कैप के डायरेक्शन में आना चाहिए। तो भाई इधर क्या होना चाहिए, G और K वाला होना चाहिए, I का टर्म नहीं होना चाहिए इसमें। तो I का टर्म किसी में नहीं है, तो चारों ऑप्शन को चेक करना पड़ जाएगा। लेकिन ऑप्शन वीक है क्या, थोड़ा देखा जाए। हाँ यार, एक ऑप्शन देखो वीक थोड़ा दिख रहा है। देखो एक सेकंड थोड़ा समझा ही देते हैं, हो सकता है पकड़ा आ जाए। -j क्रॉस -j प्लस के और ये हो जाएगा -j प्लस के। सेम मतलब वेक्टर है, पैरेलल है। ये हो जाएगा j प्लस के और ये भी हो जाएगा j प्लस के। तीसरा नंबर कह रहा है -j प्लस के और ये हो जाएगा -j के। चौथा ऑप्शन कह रहा है j प्लस के और ये हो जाएगा -j के, ये दिया हुआ है। तो देखो, तो ये वेक्टर सेम डायरेक्शन में है कि नहीं, दोनों क्या है, पैरेलल वेक्टर है, दोनों पैरेलल है। ये दोनों को क्रॉस करोगे तो कभी आई कैप मिलेगा जी। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, साइन आता है, और यहाँ क्या हो जाएगा, साइन 0 डिग्री हो जाएगा, वैल्यू खत्म, सब कुछ खत्म ही हो जाएगा, कभी नहीं आएगा, ये ऑप्शन होगा ही नहीं। उसी तरह से और देखो, तो ये भी देखो पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, यहाँ भी खत्म। और देखो तो ये देखो एंटी पैरेलल है मूर्खों, ये एंटी पैरेलल दे दिया है 180 डिग्री। तो साइन 180 डिग्री भी क्या हो जाता है,
जीरो हो जाता है, तो ये भी ख़त्म, एक ही ऑप्शन बचा, बनाने का ज़रूरत नहीं है। गजब हो गया यार, ये तो कितना कमज़ोर ऑप्शन दे दिया एग्जामिनर। नहीं, हालांकि वो जानबूझ के हमको लग रहा है दिया है, क्योंकि जान रहा है कि 4-4 बार क्रॉस प्रोडक्ट करवाएंगे तब जा करके निकलेगा। क्रॉस प्रोडक्ट करने में ऐसे भी दिमाग खराब हो जाता है, नहीं तो ये जानबूझ के हमको लगता है एग्जामिनर दिया है। एग्जामिनर कमज़ोर ऑप्शन नहीं दिया है, वो जानबूझ करके क्लू छिपाया है कि विद्यार्थी क्रॉस कर करके निकाल रहा है या थोड़ा दिमाग लगा लेता है, तो ऐसा भी आपके साथ वो कर सकता है, ध्यान दीजिएगा भाई। चलिए, बहुत इजी बन गया, तीसरा नंबर, इसका ऑप्शन नंबर 3 है आंसर। अगला कह रहा है कि भाई डेंसिटी जो है वो दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, और फिर डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन डुबा रहा है D/2। हम समझ गए कि भाई ये फ्लूइड का क्वेश्चन है और समय खा सकता है थोड़ा, फिलहाल समय खाने का मतलब है 30 सेकंड से ज़्यादा ले सकता है, तो हमको लग रहा है इसको अभी नहीं बनाया जाए। नहीं, इसमें वो जो उत्प्लावन बल जिसको कहते हैं बायंसी फोर्स, वो लगेगा, और उसको फिर लगा करके नीचे mg लगेगा, ऊपर बायंसी लगेगा। हो सकता है कि कांस्टेंट वेलोसिटी कुछ आ जाए, नहीं दिया है ना, कुछ कुछ वैसा पूछा जा रहा है, तो ये समय ले सकता है। देयरफॉर इसको हम लोग यहाँ बनाएंगे, इजी और मीडियम वाला कैटेगरी में बनाएंगे, फिलहाल छोड़ देंगे। 33 नंबर में कह रहा है कि मैचिंग करना है, बहुत इजी होता है मैचिंग का सवाल जो है वो नीट या जो जेई मेन होता है उसमें काफ़ी इजी होता है, एडवांस में थोड़ा घुमाता है, क्योंकि वहाँ पे जैसे ऑप्शन नंबर ए है, तो ए हो सकता है कि चारों से मैच कर जाए, PQRS चारों से मैच कर जाए, तो वहाँ पे काफ़ी दिमाग लगा देता है। लेकिन नीट वाला में नहीं, एक से एक ही मैच होता है, तो काफ़ी आसान है। जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोग जानते हैं क्या होता है, E/τ/m होता है, यानी ए का आर, तो ए का आर चारों में है, नहीं पकड़ाया। अगला देखते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई करंट डेंसिटी होता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी वेक्टर फॉर्म में। तो कुछ कुछ क्या हो गया, तो एस हो गया, बी का एस देखो, तो बी का एस जो है वो 2 ऑप्शन में है, 2 और 3, फिर नहीं पकड़ाया। अगला देखो रिलैक्सेशन पीरियड, रिलैक्सेशन पीरियड क्या होता है, m/n/e² रो, यानी p, तो c का p पकड़ा गया, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 पकड़ा गया, हो गया, आगे देखने की जरूरत नहीं है। ऐसे देख लेते हैं करंट डेंसिटी, तो करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट होता है I = NEA/VD, और करंट डेंसिटी पूछ रहा है तो एरिया को इधर ले आओ, यानी I/A, तो उधर क्या हो जाएगा NEVD, तो NEVD दिया हुआ है Q, B का Q, तो D का Q किधर है, यहाँ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो गया। 34 में कह रहा है कि भाई रेडियो एक्टिविटी है, देखो कैलकुलेशन नहीं करा रहा है, देयरफॉर पढ़ रहे हैं। ऑप्शन में अगर कैलकुलेशन कराता है तो हम लोग नहीं करते इस क्वेश्चन को फिलहाल, लेकिन देख ले रहे हैं। कह रहा है कि कुछ कुछ है, हम समझ गए, पकड़ा जाएगा। कह रहा है कि एक एलिमेंट है वो है XZA, और अगला ही स्टेप में क्या बन जा रहा है, B बन जा रहा है, और एक प्रोटॉन घट जा रहा है। जैसे ही देखे कि भाई ये प्रोटॉन घटा, समझ गए कि ये β+D के होने वाला है। β+ खोजे, एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 4, आगे देखने का जरूरत ही नहीं है। 34 हो गया सॉल्व। चलिए अगला देखते हैं, 34 के बाद 35। अच्छा, एक गड़बड़ी हो रहा है ना, ये 27 के बाद हम लोग सीधे कहाँ आ गए, 32 पे आ गए। ऐसा इसलिए गड़बड़ी हो रहा है, बोलना हम देखो भूल गए कि ये जो हम डाउनलोड किए हैं क्वेश्चन पेपर, ये क्वेश्चन पेपर जहाँ से जिस साइट से हम लोग डाउनलोड किए हैं उसमें क्या है कि 4 क्वेश्चन इसमें छोड़ा हुआ है। इसमें कितना क्वेश्चन दिए हुए हैं, 46 क्वेश्चन ही है, 47, 48, 49, 50, 4 क्वेश्चन जो है इसमें छोड़े हुए हैं। तो हमको फिर से एक क्वेश्चन को डाउनलोड करना पड़ा है और उसमें से वो 4 क्वेश्चन को निकाले हैं, एक बार और ये डाउनलोड किए हैं, तो इसी वजह से देखो बोलना भूल गए, नहीं तो 27 के बाद हमको बोलना था ये बात। तो चलो कर लेते हैं, उसके बाद 4 क्वेश्चन जो बच जाएगा वो हम लोग कर लेंगे उसमें। चलिए, तो कहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं, 34 तक। 35 नंबर फिर से मैचिंग दिया हुआ है भाई, 35 नंबर जो है वो फिर से मैचिंग दिया हुआ है, तो बिल्कुल इजी है। रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल √3 RT/m, ए का क्यू, ए का क्यू, ए का क्यू, 3 और 4 ऑप्शन दिख रहा है। प्रेशर एक्सर्टेड बाई आइडियल गैस 1/3 टाइम्स ऑफ कुछ कुछ होता है, तो बी का क्या हो गया, पी, बी का पी, बी का पी, बी का पी, एक ही ऑप्शन है, आगे चेक करने का जरूरत नहीं है, 2 ही में पकड़ा गया, इससे पीछे वाला में 3 को देखना पड़ा था। चलिए 35 हो गया। 36 सेक्शन बी आ जा रहा है, नहीं तो सेक्शन बी को हम लोग फिलहाल छोड़ते हैं, जो 4 क्वेश्चन छूटा हुआ है उस 4 को हम लोग कर लेते हैं। चलिए, तो 4 गो क्वेश्चन छूटा हुआ कहाँ कहाँ है, कितना 28 तक किए थे ना,
27 तक किए थे, 28, 29, 30 और एक 31 करना है, कहाँ गया 31। चलिए 28 नंबर देखिए क्या है। 28 में कह रहा है कि कप ऑफ टी है, ठीक है, और समझ गए कि ये कैलकुलेशन करा सकता है 90 से 80 और 20 डिग्री सराउंडिंग टेम्परेचर है। फिर कह रहा 80 से 60 होने में कितना समय लगेगा। देखो एलिमिनेशन से बन सकता है। ये कह रहा है कि 90 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 डिग्री सेंटीग्रेड होने में टी टाइम लग रहा है, ठीक। तो आपको कह रहा है कि 80 डिग्री से 60 डिग्री होने में कितना लगेगा, 80 से फिर 60 होने में, कहने का मतलब 70 और फिर 60 डिग्री होने में कितना समय लगेगा। तो पक्का है कि अगर इसमें टी लग रहा है, 10 डिग्री घटने में टी लग रहा है, तो यहाँ पे टी से थोड़ा ज़्यादा लगेगा, कहने का मतलब टी प्लस अगर उसको कह लेते हैं। फिर उसी तरह से 70 से 60 लगने में इससे ज़्यादा समय लगेगा, यानी टी डबल प्लस कह लेते हैं। दोस्तों कोई चीज़ जो है वो ठंडा जो होता है वो शुरू में काफ़ी तेज होता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पढ़े होंगे तो बताया गया होगा उसमें आपको। प्रकृति का रूल है भाई, ये भी प्रकृति का ही रूल है कि कोई चीज़ जो है वो शुरू में बहुत तेज़ी से ठंडा होता है और जैसे जैसे उसका टेम्परेचर गिरता है ना, तो ठंडा होने का दर जो है वो भी गिर जाता है। सही बात है। शुरू में चाय अगर आपको मिला है तो शुरू में बहुत तेज़ी से घटेगा, टेम्परेचर जो है उसका बहुत तेज़ी से घटेगा। 90 से 80 जो है अगर मान लो 1 मिनट में हो जा रहा है, तो 80 से 70 यानी फिर 10 डिग्री गिरने में क्या होगा, वो 1 मिनट नहीं लगेगा। मान लो 90 से 80 होने में 1 मिनट लगा, माने 1 मिनट में 10 डिग्री गिर गया, तो अगला 10 डिग्री गिरने में उसको 1 मिनट नहीं लगेगा, 1 मिनट से ज़्यादा लगेगा। मान लो उसमें 1.5 मिनट लगा, और ऐसा प्रकृति का रूल है, नाप के देख सकते हो सकता है नहीं होगा, 1 मिनट से ज़्यादा लगेगा, कहने का मतलब 1.5 मिनट लगेगा। सपोज दैट मान लिए मतलब 1 मिनट से ज़्यादा होगा। फिर अगला 10 डिग्री गिरने में 1.5 मिनट से भी ज़्यादा लगेगा, यहाँ से देखना है 1.5 मिनट से ज़्यादा लगेगा, हो सकता है 2 मिनट लगे, ऐसा होता है। तो यही कह रहा है कि टी प्लस टी डबल प्लस इसका मान कह रहा है। तो पक्का है कि ये जो है वो टी से ज़्यादा है, ये भी टी से ज़्यादा है, टी के टर्म में पूछ रहा है, तो ये भी टी से ज़्यादा है, ये भी टी से ज़्यादा है, तो हम जानते हैं कि ये जो होगा वो 2t से तो बड़ा ही आएगा। नहीं तो 2t से बड़ा ऑप्शन देखो तो कौन कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 है, ऑप्शन नंबर 3 नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 तो एकदम में नहीं है। एक ही ऑप्शन बचा यार, ऑप्शन नंबर 2। एलिमिनेशन से पकड़ा गया, बनाने का जरूरत ही नहीं पड़ा। गजब हो गया ये तो। इसमें नहीं तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कितना खतरनाक इक्वेशन आता है, टी माइनस टी सी उसी करके कुछ कुछ आता है, केल्विन उल्विन में लिखना रहता है, काफ़ी लंबा चौड़ा होता है, माइनस भी रहता है, माइनस आता है तो और दिमाग खराब हो जाता है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगाना पड़ता हमको, 2 बार लगाना पड़ता, एक बार इसके लिए, एक बार यहाँ से यहाँ के लिए, फिर निकालते। ये तो आराम से बन गया, गजब हो गया। चलिए 29 नंबर भाई तो देखने ही से लग रहा है कि ये हलवा पूड़ी वाला क्वेश्चन है, दूध भात है ये सब। कह रहा है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ, नीट में भी ऐसा सवाल पूछ रहा है, पूछता ही है, पूछ क्या रहा है। कह रहा है कि कैपेसिटर है, ऐसे जोड़ा हुआ है, ऐसे जोड़ा हुआ है और एक ऐसे जोड़ दिया है, और इक्विवेलेंट पूछ रहा है किसके किसके बीच, तो इसके बीच और इसके बीच। ए भाई ये जो है वो क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया ना, ये जो हो गया शॉर्ट सर्किट। अगर इसका नाम बी देते हो, इसका नाम ए देते हो, तो इसके देखो ये ए हो गया, ये ए हो गया, ये बी है तो ये भी बी हो गया, ये भी बी हो गया। ये देख रहे हो सेम पोटेंशियल से दोनों जुड़ा हुआ है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं तो चार्ज जिस पे आएगा ही नहीं, एनर्जी स्टोर नहीं करेगा। कहने का मतलब फालतू का कैपेसिटर है, मारो गोली इसको। बच गया ये दोनों, ए बी के भी जुड़ा हुआ है, ये भी ए बी के भी जुड़ा हुआ है, कहने का मतलब दोनों क्या हो गया, पैरेलल में हो गया। अब पैरेलल में हो गया तो सीधा सीधा जुड़ जाएगा, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, अगर यहाँ पैरेलल में है तो वहाँ के सीरीज जैसा जुड़ेगा। सीरीज में कैसे वो जुड़ता था, सीधा सीधा, था इसको भी सीधा सीधा जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, 2C आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। कुछ नहीं है सवाल, 2 सेकंड 3 सेकंड में बनने वाला सवाल है, डायग्राम हमको थोड़े एग्जाम में बनाना है। चलिए 30 नंबर सवाल देखिए। 30 नंबर में कह रहा है कि ये सवाल तो एकदम अनगिनत बार पूछा हुआ है यार, क्या बताएं, पढ़ाते समय भी इसको बहुत सारा तरीका से सॉल्व करता है आदमी। अनगिनत बार सवाल ये पूछा जा चुका है और हमको लगता है पूछा जाएगा भी। 30 नंबर में कह रहा है कि अगर मान लिया जाए फोर्स, एक्सेलरेशन और टाइम को
क्या, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ऐसे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7 गो है, आप लोग पढ़े होंगे। कह रहा है उसको मत मानिए, आप मान लीजिए फोर्स, एक्सेलरेशन और टाइम को। तब कह रहा है डायमेंशन ऑफ एनर्जी बताइए, एनर्जी का डायमेंशन बताइए। एनर्जी का आपको डायमेंशन बताना है। अगर फोर्स को ले लें, एक्सेलरेशन को ले लें और टाइम को ले लें, टाइम है ना, हाँ टाइम। तो आपको पता है कैसे निकालते हैं। एनर्जी का होता है दोस्तों mL2T-2। इधर फोर्स का हम लोग डायमेंशन लिख लेंगे और पावर कुछ बैठा लेंगे, फिर एक्सेलरेशन का लिख के पावर कुछ बैठा लेंगे, फिर टाइम का तो खैर एक ही को है, यहाँ पे पावर C लिख लेंगे और फिर यहाँ से कंपेयर करके निकालेंगे। काफ़ी लंबा चौड़ा बनता है, काफ़ी लंबा चौड़ा बनता है ये सवाल। तो ये सवाल तो अगर इस स्टेप्स अनुसार से बनाया जाए, जो कि बनाया ही जाता है, तो हम लोग नहीं बनाएंगे फिलहाल इसमें। मतलब 30 सेकंड के अंदर ये नहीं बनने वाला है। जो बना लेगा वो बना लेवे, लेकिन ये 30 सेकंड में हमको नहीं लगता है बनेगा, जल्दी गड़बड़ा जाता है। काफ़ी लंबा चौड़ा होता है ना, 3 बार कंपेयर कर करके ABC निकालना पड़ता है, फिर जा करके करना पड़ता है। तो हम लोग फिलहाल इसको छोड़ देंगे, अगर आपको आता है तो। लेकिन ऑप्शन से अगर पकड़ा जा रहा है तो इसको हम लोग तुरंत बनाएंगे। और ऑप्शन से ये देखो पकड़ा जाएगा, कमजोर ऑप्शन है। कैसे, तो देखो हमको एनर्जी के डायमेंशन के बराबर इसको लाना है, नहीं एनर्जी के डायमेंशन के। तो एनर्जी क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस। कौन तो कह रहा है फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का मतलब वर्क हुआ। तो वर्क और एनर्जी का सेम ही ना होता है जी। तो फोर्स और मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को S या L जिससे डिनोट करो। मान लो यहाँ लेंथ के लिए हम लोग L डिनोट कर रहे हैं, तो ये दिया हुआ है। और इधर देखो तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 में देखो क्या दिया हुआ। जैसे इसका आंसर जो है वो 2 नंबर ऑप्शन है, F इंटू ए जो है वो एरिया नहीं है, एक्सेलरेशन है, और ये हो जाएगा T², ये दिया हुआ है। तो देखो तो F इंटू L है, और यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये सेकेंड स्क्वायर से ये सेकेंड स्क्वायर कट जाएगा, फोर्स इंटू मीटर मतलब लेंथ, फोर्स इंटू लेंथ के बराबर। ऑप्शन नंबर 2 देखो, देखने से सब पकड़ में आ गया। समझ में आया ट्रिक कैसे की है। एनर्जी को लिख दिए फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट, और इधर का देख लिए फोर्स को हम रहने दिए क्योंकि हमको मैचिंग कराना है ना, LHS बराबर RHS करना है। तो फोर्स को रहने दिए, एक्सेलरेशन को लिख लिया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और सेकेंड स्क्वायर से ये T² कट जाएगा क्योंकि ये टाइम है, तो टाइम से टाइम कट गया, बच गया फोर्स इंटू मीटर। मीटर मतलब ये मास नहीं है, मीटर है, मीटर मतलब लेंथ। तो फोर्स इंटू लेंथ, फोर्स इंटू लेंथ, ऑप्शन नंबर 2 हो गया। और किसी को मैच करके देखो, नहीं होगा, किसी को भी करके देखो, नहीं होगा। तो हो गया भाई। अगर ये तरीका अपनाओगे तो भाई 30 सेकंड के अंदर बन जाएगा, अंदर बन जाएगा तो रंग दो करेंगे, मतलब लेस टाइम टेकिंग में आ जाएगा। अगला सवाल देखिए 31 नंबर। 31 नंबर में कह रहा है कि एक पार्टिकल है जिसको S हाइट से रिलीज किया गया फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, और एट सर्टेन हाइट इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी द हाइट फ्रॉम द। ये तो अभी तो किए थे, अभी शायद किए थे। तो 1, 2, 3 हो गया। और कोई बचा, हमको तो नहीं लग रहा कि और कोई बचा है ऑप्शन। तो हमको लग रहा है 35 को हो गया, 35 ठो हो गया शायद। एक आध क्वेश्चन हो सकता है छूट कहीं गया हो, मे बी हमको लग रहा है हो गया। ये कि यहाँ ये वाला शायद छूटा हुआ है। हाँ, एक ऑप्शन, एक क्वेश्चन और, 4 क्वेश्चन था ना, तो 3 क्वेश्चन हम लोग किए हैं, एक क्वेश्चन छूटा हुआ है। देखो 31 नंबर सवाल कह रहा है कि एक ब्लॉक को क्या किया गया, छोड़ा गया, और आपको कह रहा है कि ए स्मॉल ब्लॉक इज स्लाइड डाउन ऑन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट T बराबर 0। Let Sn be the distance traveled by the block in the interval T बराबर n-1 to n, then the ratio Sn by इतना इतना। समझ गए कि भाई कुछ कुछ कैलकुलेशन कराएगा, कुछ कुछ कैलकुलेशन कराएगा। देयरफॉर इसको हम लोग फिलहाल छोड़ देंगे। 2 बार काइनेमेटिकल इक्वेशन लिखना होगा और फिर वहाँ से सॉल्व करना होगा। लेकिन देखते हैं ऑप्शन से अगर पकड़ा जाए तो बनाएंगे, ऑप्शन से पकड़ा जाए तो बनाएंगे, ट्राई करके देखते हैं। तो कह रहा है कि एक इंक्लाइंड प्लेन है, देखो ये समय लेगा, हम लोग फिलहाल छोड़ देंगे, लेकिन अगर मन कर रहा है कि नहीं इसको एक बार अटेम्प्ट लेना चाहिए ऑप्शन के हिसाब से, तो देखते हैं, लेते हैं। तो कह रहा है कि इससे यहाँ से इंक्लाइंड प्लेन से इसको छोड़ा गया और फिर भाई ये चलना चालू हुआ। तो T बराबर n, n को क्या करो तुम 0 पुट कर दो,
जीरो पुट कर दोगे तो माइनस में समय आ जाएगा, गड़बड़ आ जाएगा। n का मान 1 पुट कर लो, n का मान 1 पुट कर लो, तो t बराबर 0 से इंटरवल मिल जाएगा, t बराबर 0 से t बराबर कितना मिल जाएगा, 1 सेकंड के बीच मिल जाएगा। और आपसे पूछा जा रहा है कि भाई Sn अपॉन Sn+1, और तुमने n का मान 0 पुट कर दिया, और यहाँ हो जाएगा 2 सेकंड। n का मान तुमने 1 पुट किया है ना, n का मान तुमने 1 पुट किया है, तो भाई 1 सेकंड में चला हुआ डिस्प्लेसमेंट और फिर 2 सेकंड में चला हुआ डिस्प्लेसमेंट, इसका रेशियो, तो पक्का है कि 1 सेकंड में जो भी चलेगा 2 सेकंड में उससे ज़्यादा चलेगा नहीं, तो पक्का है कि ये रेशियो जो है वो 1 से कम आएगा, इसका रेशियो पक्का 1 से कम आएगा। देखो तो 1 से कम किस में आएगा, n का मान 1 पुट करो तो ऑप्शन नंबर 1 में हो जा रहा है, अगर 1 का मान 1 पुट कर रहे हैं n का मान, तो ऑप्शन नंबर 2 में देखो तो हो जा रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में नहीं हो रहा है, ऑप्शन नंबर 3 छटा गया, ऑप्शन नंबर 4 में नहीं हो रहा है, छटा गया। 1 और 2 में आंसर छिपा हुआ है, 1 और 2 में आंसर दोस्तों छिपा हुआ है। इसमें भी अगर पकड़ा जाए 1 और 2 में, तो भाई पक्का है कि जैसे जैसे एक्सेलरेशन है ना, बॉडी के पास एक्सेलरेशन है, देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट लगातार बढ़ेगा। तो अगर ये मान लो 10 मीटर है तो पक्का जो S2 होगा वो 20 से ज़्यादा होगा, नहीं एक्सेलरेशन है, देयरफॉर इसका 2 गुना समय मिल रहा है, तो 2 गुना समय मिल रहा है तो 20 मीटर से ज़्यादा होगा, यानी रेशियो जो है वो 1/2 से भी कम होना चाहिए, कहने मतलब 1/3 1/4 इस टाइप का होना चाहिए। देयरफॉर ऑप्शन जो होगा वो 2 हो जाएगा। करके देख लेना, करके देख लेना, अगर ये समझ में आ गया तो ठीक, नहीं आया तो भी ठीक, नहीं तो हम लोग जो जनरल तरीका है उससे बनाएंगे। चलो इसको फिलहाल हम लोग देखते हैं कैसे काम कर रहा है, मतलब कैमरा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, वीडियो सही चल रहा है। तो ये थोड़ा क्वेश्चन है घुमावदार है, अगर इतना भी अगर आप पकड़ ले रहे हैं तो ठीक है। ये रेशियो ऐसे पढ़ाते हैं तो हम लोग समझाते ही हैं कि कैसे ये हुआ, 2 गुना क्यों हो जाएगा उससे ज़्यादा, एक्सेलरेशन है ना, तो एक्सेलरेशन है तो भाई मतलब एक भूत जो है वो उसके पीछे लगातार पड़ा हुआ है, तो भाई हर सेकंड जो है वो अगर पहला 1 सेकंड में 10 मीटर भागा है तो अगला 2 सेकंड में क्या होगा, 10 मीटर से ज़्यादा भागेगा ना, स्पीड लगातार वो पकड़े हुए है, तो यही है। तो चलिए समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो 2 बार काइनेमेटिकल इक्वेशन लगाइए और उसके बाद उसको सॉल्व करिए, 1 आध मिनट तक लग सकता है उस सवाल को बनाने में। तो चलिए सेक्शन बी आते हैं। तो सेक्शन बी में दोस्तों जनरली क्या होता है कि जो सेक्शन बी वाला क्वेश्चन सब होता है वो थोड़ा टाइम लेता है, कहने का मतलब 1 आध मिनट तक ले सकता है, नहीं एक तरह से लेवल 2 टाइप का हुआ, लेवल 1 लेवल 2, तो लेवल 1 एक तरह से 35 क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं, और जो लेवल 2 है उसमें दोस्तों 15 क्वेश्चन है, इस 15 में क्या करना है, किन्हीं 10 को करना है, 9th-10th के जैसा या 11th-12th के जैसा। तो चलिए 36 नंबर सवाल देखने से लग रहा है कि भाई काफ़ी बड़ा है, काफ़ी लंबा चौड़ा है, और F बराबर Q इंटू V क्रॉस V पे फिर से एक बार पूछा है सवाल, और सबका एकदम वेक्टर फॉर्म लिख दिया IJK, तो समझ रहे हैं कि भाई कंपेयर कर करके क्रॉस प्रोडक्ट कुछ कुछ होगा और काफ़ी समय खाएगा, देयरफॉर इसको हम लोग अभी छोड़ने वाले हैं। ऑप्शन से पकड़ में आएगा तो पकड़ेंगे, लेकिन ऑप्शन से भी तब पकड़ में आएगा जब इक्वेशन को हम लोग पूरा लिखेंगे एक बार, नहीं तीनों का वेक्टर फॉर्म, देयरफॉर हमको लग रहा है समय खाएगा, फिलहाल तो हम लोग एकदम छोड़ेंगे इसको। आगे बढ़ेंगे तो कह रहा है 37 नंबर में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, तो बहुत इजी पूछा होगा तो निकालेंगे। सर्कुलर रिंग है, मास m है, रेडियस r है, 90 डिग्री रिमूव किया गया तो mr² हो गया, तो k का मान, अरे 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 कितना सिंपल है। 37 नंबर कह रहा है कि एक रिंग है, रिंग ये डिस्क नहीं है, रिंग है, मास m है, रेडियस r है, तो पता है तुमको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो इस सेंटर के अबाउट परपेंडिकुलर टू द प्लेन जो होता है वो mr² होता है। अब क्या कह रहा है कि इस रिंग में से 1/4 हिस्सा को काट के अलग कर लिया गया, इतना पोर्शन को, ये तो अब बताइए यहीं से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर से ही परपेंडिकुलर एक्सिस ये जो भी पास करेगा इसी के थ्रू अभी भी बताना है। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, मास बदल गया होगा, रेडियस नहीं बदला होगा मूर्ख। अब ये मास बताओ तो कितना होगा, तो पूरे का m था तो 3/4 बचा ना, तो 3/4 बचा तो 3/4m बचा, तो 3/4m इंटू r², और ये हो जाएगा 3/4 टाइम्स ऑफ mr², और mr² का मान जो था वो I था, कहने का मतलब 3/4 टाइम्स ऑफ I, तो k का क्या मान निकल के आ जाएगा 3/4, यानी ऑप्शन नंबर 2। काफ़ी सिंपल सवाल है। चलिए 38 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 38 जो है वो दोस्तों करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन दिख रहा है।
और करंट इलेक्ट्रिसिटी में कह रहा है कि ये ब्रांच बना दिया है और कह रहा है कि I1 यहाँ से गया, I2 उधर से गया, I3 इधर से गया, तो I3/I1 का रेशियो चाहिए। चलिए, तो ये तो काफ़ी सिंपल सवाल है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको ऐसा सवाल ढेरों कराया जाता है, तो इसका काफ़ी सिंपल सा सवाल है। ये कह रहा है कि भाई एक रेजिस्टेंस है ऐसे, फिर एक रेजिस्टेंस है ऐसे, ठीक, फिर एक रेजिस्टेंस है ऐसे, ये ऐसे, ये हो जाएगा बी। यहाँ दिया हुआ है ए। ये रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है और ये R3 है। इसमें से जो करंट है वो है I1, इसमें से जो करंट है वो है I2, इसमें से जो करंट पास कर रहा है वो है I3, और आपको I3/I1 का रेशियो चाहिए। तो एक बात बताओ, तो ये I3 का मान बताओ तो क्या होगा? I3 का मान, इस I3 का मान बता सकते हो? पता है कि रेजिस्टेंस के केस में जो करंट होता है वो दूसरे वाले के टर्म में लिखा जाता है, कहने का मतलब रिसिप्रोकल टाइप का होता है। अगर इस ब्रांच में करंट चाहिए तो ये वाला रेजिस्टेंस लिखाता है R2 डिवाइडेड बाई दोनों का सम R2 + R3, और टाइम्स ऑफ किस करंट को बांटा गया है, तो I1 को बांटा गया है ना, तो I1 ये बताया गया होगा। हम लोग खूब समझाते हैं इसको। वहीं चार्ज अगर कैपेसिटर होता है तो चार्ज उर्ज का हम लोग लिखते हैं तो उसमें सेम होता है। जैसे अगर Q1 पे लिखोगे तो भाई C1 ही लिखाएगा, Q2 जो है वो C2 के ही टर्म में लिखाएगा, कहने का मतलब प्रोपोर्शन होता है। यहाँ पे रेसिप्रोकल टर्म में जाता है। अगर इस ब्रांच में करंट लिखना है तो ये वाला रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई सम तो होता ही है, टाइम्स ऑफ जितना करंट आ रहा है यहाँ से। अगर यहाँ लिखना रहता, हमको I2 लिखना रहता तो ये लिखते रेजिस्टेंस R3 डिवाइडेड बाई दोनों का सम, और फिर कितना करंट आ रहा है तो I1 आ रहा है, तो इस I1 को ही बांटना है, तो ये लिखा जाता है। तो कुछ नहीं, ये I3 डिवाइडेड बाई I1 पूछा है, तो I1 कट जाएगा, क्या आ जाएगा, R2 + R3, यानी ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 काफ़ी जल्दी बन गया। नहीं, ऐसा नहीं है कि सेक्शन 2 का सवाल है तो काफ़ी टफ ही होगा, कोई ज़रूरी नहीं होता है। चलिए 39 नंबर कह रहा है कि एक बॉल है इतना का ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट, इतना समय ले सकता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल, कुछ समय नहीं लेगा, बिल्कुल इजी सवाल है। इम्पल्स के बारे में पूछ रहा है, और इम्पल्स का क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम को ही ना कहते हैं। तो कर लेते हैं। तो दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, ये शुरू में क्या था, 0 था, फाइनली अच्छा पहुंच गया वापस वहीं पे जहां पे था, वापस वहीं पे पहुंच गया, तब इम्पल्स पूछ रहा है। अच्छा, तो नेट इम्पल्स क्या हो जाएगा, फाइनल भी 0 इनिशियल भी 0। अरे ने P फाइनल माइनस P इनिशियल, फाइनल भी 0 इनिशियल भी 0, जहां से फेंके थे वहीं पुनः पहुंच गया है बॉल। तो भाई आंसर 0, ऑप्शन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन फंसा सकता है कोई आदमी, यहाँ से गिराया और ये धरती है, यहाँ और यहाँ के बीच तुम्हारा, यहाँ से इम्पल्स मिलेगा इसको, तो ये निकाल लेगा यहाँ पे। तो यहाँ से बॉल टकराया तो लिख देगा कि भाई P फाइनल, कहने का मतलब जो रिबाउंड होकर के ये वाला, माइनस P इनिशियल, कहने का मतलब ये वाला, और निकाल देगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। इस वजह से ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 2 आंसर है। कुछ नहीं कह रहा मतलब वो जहाँ है वहीं का बात कर रहा है, कहने का मतलब है यहाँ से वापस यहीं पहुँच गया है, तो 0 - 0। चलिए 40 नंबर में कह रहा है कि एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है और 220 वोल्ट का मेड का ऑपरेट 11 वाट, चाल 44 वाट है, लैंप इग्नोरिंग पावर लॉस ट्रांसफार्मर, व्हाट इज द करंट। कुछ नहीं, यहाँ पे एक ही फॉर्मूला लगता है, P = V × I का। तो करंट का मान पूछा है तो P/V, पावर जो दिया हुआ है वो 44 वाट है, और जो V दिया हुआ है वो कितना है, 220 का दिया हुआ है। तो कितना हो जाएगा, 11 चौक 44, 11 दूना 22, 0, 4 से 4 5 20, 1/5, 1/5 का मतलब 0.2, ऑप्शन नंबर 2। बहुत ईजी सवाल। 41 नंबर देखिए, पेन थोड़ा फीका चल रहा है, क्या करोगे, इंक भरे नहीं है शायद इसमें। चलो आज भर काम चलाते हैं, ऐसे ब्लू पेन से भी लिख सकते हैं। चलिए कह रहा है कि 41 नंबर में कि ए यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ 12A, लेंथ जनरली हम लोग ABC या L ऐसे डिनोट करते हैं ना, ये 12A लिया है, ध्यान रहे। रेजिस्टेंस R है, उंड अप ए करंट कैरिंग क्वाइल इन द शेप ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड A, यानी उसी 12A लेंथ का एक वायर है, 12A लेंथ का ये वायर है, इसको क्या किया गया, कह रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया गया। पेन चल ही नहीं रहा है, चलो
इक्विलेटरल ट्रायंगल कह रहा है बनाया गया है, ठीक है। तो कै गो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा भाई, ए साइड का 4, 3 एक खपरा ना, टोटल 12 ए है, तो 4 गो ट्रायंगल बनेगा। चलिए, और आपसे इसमें क्या पूछा जा रहा है, द मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। तो अगर म्यू से डिनोट करते हो तो म्यू क्या होता है, NIA के बराबर होता है, जहाँ पे n का मान क्या है 4 है, I का मान जो होगा वो दोस्तों I रखते हैं, और क्या है एरिया क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का √3/4 टाइम्स ऑफ भुजा का स्क्वायर, तो 4 से 4 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा √3 टाइम्स ऑफ IA²। एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगला बोला कि स्क्वायर बनाया गया है, तो स्क्वायर बनाया है तो भाई कितना लेंथ खर्चा होगा, एक स्क्वायर को बनाने में 4A लेंथ खर्चा होगा, तो टोटल क्या गो बनेगा 3 गो स्क्वायर बनेगा। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो क्या हो जाएगा NIA, n का मान कितना 3, I का मान I, और एरिया हो जाएगा भुजा स्क्वायर, तो 3IA²। हालांकि इसको बनाने का जरूरत नहीं था, एक ही से पकड़ा जा रहा था। तो चलिए ऑप्शन नंबर 2 हो गया इसका। 42 पे आते हैं, कहाँ गया 42 देखने से तो बहुत डेंजरस लग रहा है, एस्केप वेलोसिटी वगैरह वगैरह पूछ रहा है। हम जान गए कि ये समय ले सकता है, लेकिन अगर ये थोड़ा सा दिमाग लगाएं और बन जाए, मतलब ऑप्शन से बन जाए, तो देखते हैं। अगर हम लोग ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे वो कह रहा है कि k का मान 1 से कम लेना है, तब ना भाई एस्केप वेलोसिटी से कम वेलोसिटी होगा। हम क्या करते हैं k का मान 1 ले लेते हैं, तो जैसे ही k का मान 1 ले लिए तो v क्या हो गया VE के बराबर हो गया, और जैसे ही v बराबर VE के बराबर हो गया, मतलब एस्केप वेलोसिटी के बराबर हो गया। एस्केप वेलोसिटी के बराबर हो गया तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, अर्थ के फील्ड से या जो भी प्लेनेट है उसके फील्ड से क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो k का मान 1 रखो और देखो कि इन्फिनिटी कहाँ पे आ रहा है, हाइट। तो ऑप्शन नंबर 1 में आ जाएगा, k का मान 1 रखेंगे तो हाँ बिल्कुल 1 - 1 नीचे हो जाएगा 0, देयरफॉर इन्फिनिटी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो सकता है आंसर। 2 में चेक करो तो 2 में भी आंसर हो सकता है, k का मान 1 रखने से इन्फिनिटी आ जाएगा। 3, तो 3 में k का मान 1 रखने से नहीं आएगा। 4 में भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 इसी दोनों में आंसर छिपा हुआ है। अब इसके आगे कुछ दिमाग लगाओ तो कि और भी पकड़ा सकता है ये, आगे तो कुछ दिमाग फिलहाल नहीं लग रहा है। तो आंसर 1 और 2 में ही छिपा हुआ है, कहने मतलब 50-50 हम लोग कर लिए। समय नहीं अगर मिलता है तो क्या करो, अगर 42 है ना, अगर मान लो समय नहीं मिल रहा है, एकदम क्वेश्चन अब जमा ही करना है, 4 गो ऑप्शन है, तो ऊपर का क्या करो 3-4 ठो देख लो, मतलब 41 देख लो, 40 देख लो, 39 देख लो, उसी तरह से नीचे का 4 ठो देख लो, और देख लो कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सबसे कम मिल रहा है। कहने का मतलब मान लो कि वहाँ पे ऑप्शन जो है वो 3 और 4 ज़्यादा टिक लगा है, तो समझ जाओ कि यहाँ पे वो 1 और 2 में ज़्यादा होने वाला है, या कहो 3, 4 और मान लो 1 जो है वो ज़्यादा लगा हुआ है, सपोज दैट, तो पक्का है कि ये 2 होने वाला है, मैंने ज़्यादा चांस है। कहने का मतलब ऊपर, क्योंकि जनरली जो आंसर डिस्ट्रीब्यूट होता है वो इक्वल मैनर में होता है ना। अगर इसका आंसर 1 है तो पक्का होगा कि इसका आंसर 4 होगा, तो इसका आंसर 3 होगा, तो इसका आंसर वापस 2 होगा, तो इसका आंसर वापस 1 होगा। आंसर डिस्ट्रीब्यूट करके रखता है ना, ऐसा नहीं ना करेगा कि इसका भी आंसर 1 1 1 1 1 1 ऐसे करके, या 2 2 2 करके, या इसका 1 1 इसका 2 2 इसका 3 3 ऐसे करके नहीं करेगा। उसका साइकोलॉजी समझो, नहीं तो भाई कोई आंसर जो होगा एक लाइन से धर के रंग देगा तो पास हो जाएगा ना, ये अच्छा नंबर आ सकता है। इस वजह से इस साइकोलॉजी से थी करने के लिए आपको क्या किया जाता है कि आंसर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो अगर आपके पास समय नहीं है और टिक लगाना ही है तो देख लो ऊपर का 3-4 गो, नीचे का 3-4 गो, जो सबसे कम रंगा हुआ दिख रहा है समझ जाओ कि वही होने वाला है। तो आंसर यहाँ पे 1 और 2 है, मैंने 1 और 2 में छिपा हुआ है, तो देख लेंगे और उसमें जो मन करेगा लगा देंगे। ऐसे यहाँ पे आंसर जो है वो 1 दिया हुआ है, इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 1 है। तो चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखें और हमको समझ में आ गया कि भाई ये समय खाएगा। LCR है, फलाना ठिकाना, फराड है, ये ओम है, 230 वोल्ट है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, लंद फंद, बहुत चीज़ के बारे में बात कर रहा है, समझ गए कि ये समय खाएगा। 44 देखें तो और डेंजर दिख गया, नहीं और डेंजरस ये है, यानी और लग रहा कि ये समय खाएगा, देयरफॉर इसको देख, लेकिन ऑप्शन से देखो ये पकड़ा सकता है। जैसे 43 नंबर ऑप्शन से नहीं पकड़ाएगा, 43 नंबर का ऑप्शन तुम देख रहे होगे तो नहीं पकड़ाएगा, लेकिन 44 का ऑप्शन थोड़ा कमज़ोर दिख रहा है। जहाँ पे देखो अगर वेरिएबल के टर्म में है वो कमज़ोर ऑप्शन माना जाता है, जो भी वेरिएबल के टर्म में होता है वो कमज़ोर ऑप्शन हो जाता है। आदमी को लगता है कि वेरिएबल वाला टर्म में रहता है तो टफ लगता है, जनरली विद्यार्थी को अगर m के टर्म में, k के टर्म में, कुछ टर्म में दिया जाता है तो उसको टफ लगता है सवाल,
लेकिन वो ज़्यादा आसान होता है। एलिमिनेशन टेक्निक उस पर बहुत ज़्यादा अच्छा अप्लाई होता है। तो 44 नंबर को ऑप्शन से पकड़ने का कोशिश करते हैं। तो कह रहा है द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, थीटा का मान निकालना है ना। तो थीटा का मान निकालना है तो जो भी साइन की इन्वर्स के अंदर है वो भाई डायमेंशन लेस होना चाहिए। तो डायमेंशन लेस देखो तो किस में मिल रहा है, पहला में मिल रहा है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर कटेगा, मीटर कटेगा, हाँ है। दूसरा में देखो तो दूसरा में क्या, GT स्क्वायर बाई आर, दूसरा में भी डायमेंशन लेस है। तीसरा नंबर में देखो तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर और मीटर बच जाएगा, मीटर से मीटर ये भी है, और कहाँ गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये भी डायमेंशन लेस हो गया और ये भी हो जाएगा, नहीं पकड़ा रहा है। ऑप्शन नंबर 44 जो है वो नहीं पकड़ा रहा है मूर्खों, ऑप्शन नंबर 44 जो है वो नहीं पकड़ा रहा है। पकड़ बनाना पड़ेगा, कुछ कर रहा है तो हम जानेंगे कि भाई ये समय लेगा, देयरफॉर हम लोग फिलहाल नहीं बनाने वाले हैं इसको। हम लोग यहाँ या यहाँ, जो भी आपको जैसा ही आपका तैयारी है, जिस हिसाब से आपका माइंड बताएगा उस हिसाब से आप बनाइएगा। 45 में क्या कह रहा है कि दो कंडक्टिंग सर्कुलर लूप है, R1 R2 म्यूचुअल इंडक्टेंस। समझ गए कि भाई कुछ करना पड़ेगा, फॉर्मूला सब लगाना पड़ जाएगा, छोड़ देंगे। 46 नंबर में कह रहा है कि 27 ड्रॉप्स है। ये तो एकदम मतलब क्या कहा जाए, 1000 बार पूछा जा चुका है। 46 नंबर में कह रहा है कि 27 गो ड्रॉप है, ठीक, और 220 वोल्ट ईच चार्ज है, सब 220 वोल्ट चार्ज है, और इसको मिला के क्या किया गया, एक बड़ा सा ड्रॉप बना दिया गया है। और कह रहा है कि इसका क्या बताइए, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप, इसका भी बताइए। तो भी क्या होता है, KQ/R होता है, तो यहाँ से निकल जाएगा। तो हम जान गए कि यहाँ पे हमको एक तो वॉल्यूम कंजर्वेशन वाला लगाना पड़ेगा और दूसरा नंबर चार्ज उर्ज वाला कुछ लगाना पड़ेगा। तो समझ गया कि ये कैलकुलेशन कराएगा हमको, 1-2 लाइन कराएगा, देयरफॉर फिलहाल इसको हम लोग नहीं बनाने वाले हैं। आपको हम बता रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन को पिक करना है, किस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन टफ नहीं है, बहुत ईजी कैटेगरी का ही क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी कैटेगरी का है, लेकिन हम जान रहे हैं कि ये 30 सेकंड से ज़्यादा समय ले सकता है, देयरफॉर इसको अभी हम लोग नहीं बनाएंगे, इसको हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, यानी सेकंड बार में जब बनाएंगे तो। चलिए 47 नंबर में देखें तो काफ़ी लंबा चौड़ा दिखा, लेकिन हम समझ जाते हैं ऐसा क्वेश्चन देखने के साथ ही कि भाई ये टॉर्क उर्क वाला क्वेश्चन होगा, और आपसे पूछा भी जा रहा है फरवरी 200 500 40 20 160 सेंटीमीटर फिगर फाइंड द एम सच दैट इन इक्विलिब्रियम। 1000 बार इसको कराया जाता है इस टाइप का सवाल। कहाँ पे, रोटेशन चैप्टर में, वहीं पे ना टॉर्क आता है। कह रहा है कि एक स्केल है, यहाँ 0 से स्टार्ट है, इसका लंबाई जो है टोटल 200 सेंटीमीटर है। देखते हैं तुरंत बन जाएगा तो बनाएंगे, नहीं बनेगा तो नहीं बनाएंगे। कह रहा है कि एक 20 सेंटीमीटर के मार्क पे एक ऑब्जेक्ट को लटकाया गया है, वो 2 kg का है, तो 2g मतलब वेट हो जाएगा, इसका फोर्स इतना लगेगा। और जो ये कील है जो कि बीच में रहता है, बीच में नहीं होकर के वो यहाँ पे है, और ये जो है वो 40 सेंटीमीटर पे है, ये जो है वो दोस्तों 40 सेंटीमीटर पे है। और इस स्केल का भी मास दिया हुआ है, ध्यान रहे, स्केल का मास दिया हुआ है, तो स्केल का भी mg लगेगा, यानी 500 ग्राम, यानी 0.5 × g लगेगा, ठीक। और ये जो है वो 100 सेंटीमीटर पे है, 100 सेंटीमीटर पे है, ठीक, बीच में होगा नहीं mg इसका। और फिर कह रहा है कि एक ब्लॉक और को यहाँ से लटका दिया गया है m मास का, तो mg लगेगा, और ये दूरी जो है वो 160 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि m का मास बताइए, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इक्विलिब्रियम में है तो भाई ये टॉर्क और इन दोनों का टॉर्क आपस में बैलेंस करता होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क और ये दोनों क्लॉकवाइज टॉर्क, इसको बैलेंस करता होगा। फटाक से लिखिए 2g मल्टीप्लाइड बाई, यहीं से ना रोटेशन होगा इसका, तो यहाँ से दूरी देख लीजिए, तो 20 सेंटीमीटर तो हो गया 20। चलिए यहाँ का देखिए 0.5g मल्टीप्लाइड बाई ये दूरी कितना हो जाएगा 100, और ये 40 के बीच में गैप 60 हो जाएगा, प्लस ये दूरी देख लीजिए mg मल्टीप्लाइड बाई ये दूरी, तो ये दूरी 160 - 40 120 हो जाएगा। कौन सा कर रहा है सर, सेंटीमीटर में लिख रहे हैं, 20 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर 120, तो दोस्तों सेंटीमीटर कट जाएगा, इस वजह से हमको SI में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ा। g से g सब उड़ गया, ठीक है, यहाँ हो गया 40 और यहाँ हो गया 10 से ये दशमलव कटा 6×5 = 30, और वो हो गया m × 120। तो भाई 40 जो है वो 30 प्लस कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए इसका वैल्यू, नहीं मूर्खों, 40 जो है वो 30 + 10 से ना बनेगा, तो इसका वैल्यू 10, तो इसका वैल्यू 10 कब होगा, जब m का मान जो होगा वो इधर नीचे जाएगा, कहने का मतलब 1/12 होगा,
यानी मास का मान क्या हो गया 1/12 हो गया। नहीं बुझा रहा है तो 30 को इधर भेजो तो बच जाएगा 10, और फिर 1 0 से 1 0 काटो और 12 को इधर भेजो तो 1/12, यही निकल के आएगा। यानी ऑप्शन नंबर कितना हो गया 1 हो गया। ऑप्शन नंबर 1 हो गया दोस्तों। ये भी एकदम 30 सेकंड में बनने वाला सवाल है। ऐसा बहुत बार कराया जाता है। अगर आप इसको 30 सेकंड में बना ले तो ठीक है, नहीं बनाए तो एकदम ईजी क्वेश्चन है ये, मतलब रटा रटाया टाइप का है एकदम, मतलब टॉर्क को बैलेंस करने वाला। तो ये फटाफट बनेगा। ये डायग्राम थोड़े बनाने की ज़रूरत है, हम लोग तो सीधे ये वाला लाइन लिखेंगे जो एकदम मतलब R क्रॉस F के वजह से जो F इंटू R आता है, सीधे उसको लिखेंगे और सीधे अगला स्टेप, यानी 2 स्टेप का है, तुरंत बनेगा ये सवाल। 48 को देखने के साथ हमको समझ में आ गया ये क्वेश्चन फिलहाल नहीं बनाएंगे, क्योंकि लेंस उन्स दिया है, मिरर दिया है, तो इसका इमेज, उसका ऑब्जेक्ट, उसका इमेज, ये ऑब्जेक्ट, कुछ कुछ ऐसा होगा, उसके बाद इमेज बनेगा। हो सकता है कि कुछ इसका जो एकदम स्पेशल टाइप वाला है, फोकस वोकस पे कहीं बन जाए तो बहुत सिंपल भी हो जाएगा, लेकिन हम लोग जान रहे हैं कि इसमें समय ले सकता है, देयरफॉर इसको हम लोग फिलहाल नहीं बनाएंगे। 49 नंबर का कह रहा है कि कार एक्सेलरेट कर रहा है 5 मीटर एट 4 सेकंड, 4 सेकंड बीतने के बाद एक बॉल को ड्रॉप किया गया। व्हाट इज द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट 6 सेकंड, यानी 2 सेकंड और बीतने के बाद। तब तो भाई इसको बनाना पड़ेगा। जिस समय बॉल ड्रॉप किया उस समय देख लीजिए कार की क्या वेलोसिटी है, तो जो भी वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी इसकी मिल जाएगी, लेकिन 6 सेकंड के बाद बताना है। तो 6 सेकंड का कहने का मतलब है कि 2 सेकंड और बीत गया होगा, तो 2 सेकंड बीत गया होगा तो इधर आ गया होगा 20 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पर देख लीजिएगा जिस समय कार से अलग हो गया, यानी 4 सेकंड के बाद क्या वेलोसिटी निकल के आया होगा, v बराबर u प्लस ए टी से, टी का मान 4 पुट करके यहाँ से निकाल लीजिएगा, फिर इन दोनों का रिजल्टेंट वो निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन से अगर देखा जाए तो 20√2 2 को दिया है, 20 का 2 को दिया, बनाना पड़ जाएगा। लेकिन दूसरा देखो तो क्या आपको जाए एक्सेलरेशन, तो 6 सेकंड पे एक्सेलरेशन, तो भाई हवा में आ गया ना, तो हवा में आ गया तो भाई तो ये तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस पे लगेगा, जी लगेगा, जी का मान 10 होगा, और 10 का देखो एक ही ऑप्शन है, गजब, 10 का एक ही ऑप्शन है, एकदम गजब ये हाल हो गया यार। इतना भी नहीं पूछना चाहिए सिंपल, मैंने कमजोर ऑप्शन इतना भी नहीं देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो गया बिना बनाए। यार 6 सेकंड पे पूछ रहा है, बॉल हवा में आ चुका है, तो एक ही एक्सेलरेशन लग रहा है, पृथ्वी वाला वो जो लगा रही है फोर्स, उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन आ रहा है, तो 10 ही लग रहा है, बिना बनाए क्वेश्चन बना। 50 नंबर बहुत ही इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है, लेकिन टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, नहीं सेमीकंडक्टर या कहो लॉजिक गेट जो भी कहो, उसका ये क्वेश्चन है, तो समय लेगा, तो देयरफॉर इसको हम लोग नहीं बनाएंगे। नहीं 0 1 करके बार बार करना होगा, 0 करके देखेंगे, एंड गेट है, नोर गेट है, ये सब नैंड गेट है, क्या क्या है वो सब करना पड़ेगा, और फिर उसको हमको देखना पड़ेगा। तो आप लोग इसको फिलहाल हम लोग नहीं बनाएंगे, इसको हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। तो चलिए 50 क्वेश्चन हम लोग क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए, और मुझे लगता है समय कितना होने वाला है देख लेते हैं। समय जो है वो 1 घंटा 27 मिनट। तो लगे कहोगे कि सर अच्छा कितना बनाए टोटल, ये देखते हैं, एक मिनट, टोटल हम लोग कितना बनाए, 1 सेकंड जोड़ लेते हैं तुरंत। सेक्शन ए और सेक्शन बी 2 गो था, सेक्शन ए और सेक्शन बी, कितना सवाल हम लोग किए। तो सेक्शन ए में जो सवाल था वो 1 2 मैंने कै गो किए हैं, 2 3 3 3 4 4 5 6 7 8 8 8 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 और 4 उसमें चारों किए थे, 19 और 4 23 क्वेश्चन, नहीं इधर हम लोग 23 क्वेश्चन लगभग किए हुए हैं, 23। ठीक है, एक बार फिर से मिला लेते हैं, 1 सेकंड, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 3 3 3 4 4, ये हो जाएगा 5 6 7 8 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 4 19 4 23 क्वेश्चन इसमें हम लोग किए हैं। और सेक्शन बी में कै गो किए हैं, तो 1 2 2 2 2 3 4 5 5 5, मैंने जो पूरा बना उसको हम गिन रहे हैं, 5 5 6
6 7 7 क्वेश्चन इसमें हम लोग किए हैं। टोटल 10 क्वेश्चन करना रहता है ना, तो इसमें देखो 7 क्वेश्चन किए हैं। तो 23 और 7 30 क्वेश्चन बन गया यार। फर्स्ट अटेम्प्ट में 30 क्वेश्चन बन गया। हम लोग क्या था 10-12 क्वेश्चन के फेर में थे ना। तो सोच सकते हो, थोड़ा सा अगर एक्सपीरियंस हो जाए, थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस कर लो 8-10 पेपर को, तो 30 क्वेश्चन बना सकते हो। और कहोगे सर आपको तो 1.5 घंटा इसमें लग गया। तो 1.5 घंटा इसलिए ना लगा कि इतना हमको लिख लिख करके आए, सोच रहे हो यहाँ से यहाँ तक लिखना है, तो लेटर भी हमको बड़ा बड़ा लिखना रहता है। तुम कलम से एकदम मक्खी के मुंडी जैसा बनाओगे। उतना डायग्राम बनाने का जरूरत क्या, हम तो समझाने के लिए इतना किए हैं ना। तो काफ़ी समय बचेगा। यानी इस 30 सवाल को अगर हम पेपर पे बनाए तो हमको लग रहा है ये 30 मिनट के अंदर बनेगा। ये जो 30 सवाल था ये 30 मिनट के अंदर बनेगा, बन के रंगा आ जाएगा। इसीलिए हम कहे थे कि भाई ये तरीका को अपनाइए और काफ़ी आप आगे निकल जाइएगा। शुरुआत का ही अगर 25-30 मिनट में अगर आप इतना सवाल फिजिक्स का भी बना लेते हैं तो सोचिए आपका कितना कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। और जहाँ एक बार कॉन्फिडेंस आया तो फिर हो गया, और क्या, सिलेक्शन हो गया। तो चलिए ज़्यादा हम लोग समय ना लेंगे, 1.5 घंटा हो गया। और अगर आप लोग को और चाहिए 2020 का भी चाहिए तो आप लोग बताइएगा, उसको भी हम लोग करके दिखाएंगे। या अगर इसी में आपको चाहिए कि सर इजी मीडियम को भी सॉल्व करिए, टफ वाला को भी सॉल्व करिए। टफ का मतलब है जो थोड़ा घुमाया है, मतलब टाइम के हिसाब से हम कह रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन नीट का या जेईई मेन का बहुत टफ होता नहीं है। तो 30 क्वेश्चन हम लोग बना लिए, बच गया कितना, 20 क्वेश्चन। टोटल 50 होता है लेकिन 45 ही करना रहता है। तो टोटल कितना बच गया, 20 क्वेश्चन बच गया एग्जाम में, लेकिन आपको 45 ही बनाना है। तो कहिएगा तो हम लोग इसी वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे। और नहीं तो अगर आपको चाहिए कि नहीं सर ये लेस टाइम टेकिंग को ही करिए, तो 2000 हम लोग क्या करेंगे, 20 का उठाएंगे, उसको भी आपको हम बता देंगे कैसे कैसे होगा। तो 2-4 पेपर अपने से कर भी लीजिएगा तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। तो चलिए ज़्यादा गपशप ना करते हुए अब इसी के साथ हम विदा लेते हैं और मिलते हैं जल्द ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।